तो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं। थोड़ा बहुत तो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था, एक बार और देख लेते हैं मेन मेन चीजें। सो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। कासिम ने क्या करा? जजिया लॉन्च करा। मैं एक्चुअली इसमें दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पेपर अलग कर लेता हूँ। देखो, तो हमारे बात हुई सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। फिर कासिम के टाइम में क्या हुआ कि इस भाई साहब ने जजिया लॉन्च करा। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, इसके बारे में इतना ही है कि महमूद गजनबी के टाइम में आपको ये पता है कि एक अल बरूनी करके बंदा है, अल बरूनी। इसने क्या लॉन्च करा? किताब हिंद। किताब हिंद कैसे याद रखना कि किताब हिंद जो है स्टार्टिंग में किया होगा, सबसे पहली किताब है इस पूरे मिडाइवल रीजन में, तो ए से ही लेटर स्टार्ट होता है। अल बरूनी कुछ इस तरह मतलब ट्रिक बना ले सो दैट ये याद रह जाए, ये बुक याद रह जाए। फिर तीसरे नंबर पर आता है महमूद गौरी। तो इस गौरी भाई साहब के बारे में दो चीज इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर पृथ्वीराज चौहान को हराया, ठीक है। और दूसरा है बैटल ऑफ चंदावर के अंदर इसने हराया जो जयचंद था कन्नौज का, उसको, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट तो स्टार्टिंग में हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम लोग डायनेस्टीज के ऊपर। तो सबसे पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आएगा हमारा खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईदी डायनेस्टी, और लास्ट में आएगा हमारा लोधी डायनेस्टी। टोटल 5 डायनेस्टी है ना। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में कितने किंग पड़े थे? बहुत सारे किंग थे, बट मेन मेन कौन है? सर मेन मेन तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, स्टार्टिंग वाला कुतुबुद्दीन। दूसरा है, इसके बाद था इल्तुतमिश। तीसरा आप ये बोल सकते हो इसकी बेटी रजिया सुल्तान, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर है। एंड चौथा लास्ट में आएगा बलबन। अब इनको मैं थोड़ा सा आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कैसे आप इसको थोड़ा इजीली वे में याद रख पाएंगे। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या, क्योंकि ये सबसे पहला रूलर था, तो इसमें मान के चलो कि सबसे पहले मुस्लिम रियासत जो है, मुस्लिम डायनेस्टी स्टेबलाइज। अभी तक तो कोई मुस्लिम डायनेस्टी स्टेबलाइज थी नहीं, जो भी आते थे लूट के चले आते थे। तो अब सोच के देखो, अगर कोई बंदा आया है, वो रुका हुआ है, उसने अपनी डायनेस्टी स्टेबलाइज करी है, तो मुस्लिम मुस्लिम जो लोग होंगे, मुस्लिम जो सिपाही होंगे, जैसे हर कोई मंदिर मस्जिद जाता, तो वो लोग भी मस्जिद जाएंगे, ठीक है। तो मस्जिद जाने के लिए उन लोगों के पास कोई मस्जिद तो होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट मस्जिद है, पहली मस्जिद, इसका हमने नाम पड़ा था कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली में है, वो किसने बनाई? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। लेकिन मस्जिद बनाने में टाइम लगेगा, तो इन्होंने क्या करा, जो पहले से ही एक विष्णु टेम्पल था, विष्णु टेम्पल, उस टेम्पल को इन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया मस्जिद के अंदर। तो याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, जो वास्तव में जो एक्चुअल में एक विष्णु टेम्पल था, उसको कन्वर्ट करके मस्जिद बना दिया। फर्स्ट हिंदू ये करी, ठीक है। और क्या किया इस भाई साहब ने? इसने कुछ अच्छे काम भी किए। कुतुब से याद करो, कुतुब मीनार, ओके। कुतुब से याद करेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, वो भी इसी की करामात है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, कुतुब मीनार हो गया। कुतुब मीनार स्टार्ट इसने किया, खत्म इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। उसके बाद कुतुब कुव्वतुल इस्लाम करके इसने एक अपनी मस्जिद स्टेबलाइज कर दी। अब आता है कि ये बंदा जब आया होगा तो इसने कैपिटल भी बनाई हुई, यस। तो इसकी कैपिटल कहाँ थी? इसकी कैपिटल थी लाहौर। लाहौर को इसने अपना कैपिटल माना, अच्छा। और कुछ इसके बारे में पॉइंट, चौगान खेलते हुए मर गया, चौगान खेलते हुए इसकी डेथ हुई है, मर गया। तो इस तरह से 4 से 5 पॉइंट जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो तो ये हो गए। सिमिलरली आते हैं इल्तुतमिश के बारे में। अब इल्तुतमिश और बलबन के बारे में क्या है कि ये जो था, इसने तो क्या है, जो खलीफा उनसे कुछ परमिशन ली नहीं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। खलीफा से किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली। अब लेकिन ये जो इल्तुतमिश और बलबन इन्होंने किया, इल्तुतमिश ने मंसूर करके, तो मंसूर का मतलब होता है लेटर ऑफ रिकग्निशन, ये लिया किसके से? जो खलीफा है उनसे। एक सेकेंड, ओके। तो इसने मंसूर लिया किससे? अब मैं आपको बता रहा हूँ मंसूर लेने वाले दिल्ली सल्तनत में कितने लोग हैं। तो 3 किंग हैं, इन तीनों को याद कर लो। पहला तो है इल्तुतमिश, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा आएगा फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये 3 ही बंदे ऐसे दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने मंसूर लिया खलीफा से, इसके अलावा नहीं लिया। एक अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट मंसूर जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट चीज बताऊँ। आप अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी, अब अलाउद्दीन खिलजी वही पद्मावत वाला, तो क्रूर तो था ही, आपको पता है, खतरनाक था। तो ये कोई खलीफा को मानता नहीं था। इसने बोला कौन खलीफा? वलीफा मैं ही हूँ जो है सो है। तो याद रखिएगा, जो मंसूर का ट्रेंड था, मतलब जो लेने था, वो अलाउद्दीन खिलजी तो बिल्कुल इसका अगेंस्ट। बाकी चलो सुल्तान ने नहीं लिया तो अगेंस्ट तो नहीं थे, अलाउद्दीन खिलजी तो माना नहीं। इसने तो बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही हूँ जो है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट तो इसके बारे में हो गए। अब ये जब इसने मंसूर लिया तो बलबन ने भी कुछ किया। बलबन ने मंसूर तो नहीं लिया, बट इसने ये बोला कि मैं राइट हैंड हूँ खलीफा का। क्या बोला? मैं राइट हैंड हूँ खलीफा का। उसको इसने उर्दू में बोला नसीर, अमीर,
उल मोमीन, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि जो नसीर होता है, नासिर या नसीर, इसका मतलब होता है राइट हैंड। बस इतना याद रखेंगे, नासिर का मतलब होता है राइट हैंड। तो बलबन ने मंसूर नहीं लिया, बलबन ने बोला मैं राइट हैंड हूँ। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि रजिया सुल्तान के बारे में, कि रजिया सुल्तान के बारे में दो बंदे थे, याकूत, जो जिसको इसने घोड़ों का डिपार्टमेंट दे दिया, अखूरा वाला जो डिपार्टमेंट दे दिया था, और दूसरा आया था अथुरना, अथुरना, और तीसरा आया था बहरम खान। बहरम खान इसका भाई, जिसने इसको मार दिया, लिया इसको रजिया सुल्तान को, अथुनिया को। अथुनिया के साथ इसने शादी कर ली थी। याकूत और ये दोनों लड़ने गए अथुनिया से, बट थोड़ा सा दो तीन नाम इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहरम खां इतना बेरहम था कि इसकी फौज को भी पता चल गया, तो बाद में इसकी फौज ने इसको निपटा दिया, इसकी आर्मी ने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। इसलिए दो तीन छोटे छोटे पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। हाँ, तो इल्तुतमिश के बारे में बात करता हूँ। तो इल्तुतमिश ने मंसूर लिया, एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है, अपनी कैपिटल इसने लाहौर से शिफ्ट कर दी, कहाँ पे? दिल्ली में। एक बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है? कि जो 40 होता है, 40, जिनको हम चहलगान बोलते हैं, मिनिस्टर्स, वो ट्रेंड किसने चालू किया? इस इल्तुतमिश ने। खत्म कौन करेगा? ये बलबन। बलबन निपटा देगा सबको, अभी देखना। मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, उनको काफी हद तक उनको उनकी पावर को कम कर देगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया किसने? इसने, इल्तुतमिश ने 40 वाला। और अगर 40 से स्टार्ट किया तो इनको कुछ वो भी देनी पड़ेगी, जमीन वगैरह, तो उसको बोला इक्तास, इक्तास या इक्तदार। तो वो जो ट्रेंड था वो इल्तुतमिश के टाइम पे ही चालू हुआ। तो इल्तुतमिश के बारे में जल्दी से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इल्तुतमिश के बारे में पहला पॉइंट सर आपने बोला कि मंसूर लिया इसने, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि कैपिटल इसने लाहौर से दिल्ली कर दी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने बोला कि इस भाई साहब ने चहलगान, चहलगान, इसको 40 मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो चालू किया, उनके लिए इक्तास सिस्टम भी चालू किया, इक्तास। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या, हमने क्या बोला कि इस भाई साहब को ही बोलते हैं रियल कंसोलिडेटर ऑफ द तुर्किश, क्योंकि इसी का टाइम काफी ड्यूरेशन था, तो रियल कंसोलिडेटर बोलते हैं तुर्किश का। और साथ में इसको बोलते हैं फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, फादर ऑफ टॉम, जैसे मकबरे बहुत बनाए इसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे पास? हाँ, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसी इल्तुतमिश भाई साहब ने पूरा करा, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इल्तुतमिश के बारे में? चहलगान हो गया, बस ये तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट बाद में देखेंगे। अब आते हैं बलबन के बारे में। तो बलबन ने क्या करा? बलबन ने ये करा कि सर मंजू मंजू तो नहीं लिया, खुद को बोला नसीर, नसीर का मतलब राइट हैंड, किसका? खलीफा का। एक बात तो बलबन भाई साहब, बलबन को समझ में आ गया कि इनको निपटाना जरूरी है, कौन से 40 को। तो 40 मिनिस्टर थे प्लस इल्तुतमिश के पूरे परिवार को निपटा दिया इसने, साथ में। मैं 40 मिनिस्टर को पूरी तरह खत्म नहीं करूँ, तो पावर काफी हद तक खत्म कर दी, क्योंकि मार के सकता ये तो तुर्की सारे, मारा नहीं कि पावर खत्म कर दी। इल्तुतमिश ने तो पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। साथ में इसने ये दिखाने के लिए कि मैं ही सुबह खुद को बोला जिले इलाही, जिले इलाही, और साथ में एक और चीज बोली थी, डिवाइन रिसिप्ट ऑफ द गॉड, उसको कुछ ऐसे उर्दू में वर्ड है, वो छोड़ दो, जिले इलाही एक वर्ड तो इसने हमने इस्तेमाल किया। साथ में इसने अपने लिए एक चीज तो बोली कि बलबन जिले इलाही हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या? अच्छा, एक चीज है इसने, सजदा और बोसा, बोसा, ये दोनों ट्रेंड भी इसने चालू किए, ये दिखाने के लिए कि भैया मैं ही सुपीरियर हूँ। साथ में नवरोज जो फेस्टिवल है, नवरोज फेस्टिवल, वो भी इसने चालू करा, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपना पैसा दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये तीन चार पॉइंट बलबन के बारे में हो गए। तो बलबन के बारे में मोर देन सफिशिएंट पॉइंट है। बाकी मेन पॉइंट तो आइए हम जरा देखेंगे दोबारा कौन कौन से पॉइंट हमारे छूट गए। तो ये कासिम ने किया जजिया, ठीक है। अल बरून ने लिखा किताब हिंद, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। फिरदौसी के शाहनामा देख लो ना, याद रह जाता, अच्छी बात है। तराइन के अंदर पृथ्वीराज चौहान को कराया, चंदावर के अंदर जयतन को कराया किसने? मोहम्मद गौरी ने। फिर आया स्लेव, स्लेव के अंदर सबसे पहला कुतुबुद्दीन, जो मोहम्मद गौरी का स्लेव था। अच्छा, इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंद्रप्रस्थ जो है इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया था इसने, एक्सप्लोर को। ये देख लिया, ये देख लिया था, ये देख लिया था हमने। अच्छा, लाख बख्श भी बोलते हैं किसको? इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि डोनेशन बहुत ज्यादा करता था। पहली मस्जिद बनाई कुव्वतुल इस्लाम, जो एक्चुअल में विष्णु टेम्पल था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, हमने देख लिया। इसके बारे में कुछ राइटर्स हैं, जैसे हसन अली हो गया, फखरुद्दीन हो गया, तो ठीक है, देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। साथ में चौगान खेलते वक्त इसकी डेथ हो गई। देन आता है इल्तुतमिश के बारे में। तो इसके मैंने बोला रियल कंसोलिडेटर तुर्किश रूल, फादर ऑफ द टॉम बिल्डिंग, दो नाम जिसके बारे में ये है। साथ में लाहौर से दिल्ली ले आया कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा इक्तास या जो तुर्कान एक चहलगनी चालू किया, उनके लिए इक्तास भी चालू कर दिया इसने, मंसूर लिया इसने। अच्छा, दो पॉइंट यहाँ पे रह गए इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश ने सिल्वर टंका चालू करा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। बैटल ऑफ भूतल में जैतसी सिंह ने इसको हराया था, ठीक है। साथ में एक पॉइंट और है कि मंगोल से इसने बचाया किसको? इंडिया को, डिप्लोमेटिक तरीके से। लड़के नहीं, लड़के तो अलाउद्दीन खिलजी बचाएगा, वैसे ही डिप्लोमेटिक तरीके से इसने बचाया, ठीक है। तो 3 पॉइंट ये मिस हो गए थे यहाँ पे। फिर आते हैं रजिया सुल्तान, पढ़ लिया हमने पूरा, ठीक है, कुछ खास नहीं है। रजिया सुल्तान को मारा किसने? बहरम खान को। बहरम खान को किसी ने मार दिया? उसी आर्मी ने, क्योंकि बहुत ज्यादा बेरहम था, ठीक है। अब आता है बलबन। तो बलबन को बोला मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन टर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। खुद को क्या बोला इसने? जिल्ले इलाही और निबायत ए खुदाई, जिल्ले इलाही और निबायत ए खुदाई। निबायत का मतलब रिसीविंग ऑफ द डिवाइन ग्रेस। फिर इसने सारे तो इसकी फैमिली को मार दिया,
चहलगनी को डेडली ब्लो दिया, मतलब पूरी तरह खत्म नहीं करा, बट पावर उनकी कम कर दी। नवरोज फेस्टिवल चालू करा, सजदा और बोसा चालू करा, बोसा, ठीक है। उसके अलावा कुछ इसने 2 डिपार्टमेंट बनाए, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ, डिपार्टमेंट ऑफ उनजरा, ये थोड़ा देख लेना, ये भी हो गया था, अच्छा पॉइंट है। अर्थ का मतलब होता है मिलिट्री डिपार्टमेंट, मतलब इसने एक्चुअली मिलिट्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले एक ही हुआ करता था, इसने दोनों को अलग कर दिया। तो अर्थ को मैंने कैसे याद रखा था, अर्थ को आर्म, आर्म का मतलब है लड़ने वाला, लड़ने वाला मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट। उन ज़रात को कैसे याद रखिए, UNZARAT ज़रात। तो इसको कुछ ऐसा याद रख लेना कि पैसों से रिगार्डिंग, चाइनीज से रिगार्डिंग, उन ज़रात, थोड़ा सा कुछ महंगा था, जेवरात टाइप का, उन ज़रात, तो जेवरात टाइप का मतलब फाइनेंस से रिगार्डिंग, इस तरह से ऐसे ही याद करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। उन ज़रात, जेवरात जैसी फीलिंग आ रही है तो ये हो गया। फिर इसके बारे में ये नसीर उल उमीन बोला, अपने आपको राइट हैंड बोला खलीफा का, ये मैं बता चुका। अच्छा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड ब्लड एंड आयरन, तो ये इसमें फॉलो करी, बस खत्म। इसके बाद लास्ट जो किंग था स्लेव डायनेस्टी होता खैमूर, तो खैमूर को निपटाया किसने, फिरोज ने, फिरोज। इस फिरोज ने ही अपने आप को टाइटल दिया जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो खिलजी उनकी डायनेस्टी का नाम था, जलाउद्दीन जो टाइटल है इसने खुद ने दिया। तो याद रखिएगा, फिरोज जो था एक्चुअल नाम फिरोज था, बट बाद में उसको बोल दिया जलाउद्दीन खिलजी। जो आपने मूवी देखी होगी अभी पद्मावत आई थी, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो रणवीर सिंह था उसका जो ससुरा बना था वो राजा मुराद था, उसी के बारे में बात हुई, तो जलाउद्दीन खिलजी हो गया। अब आते हैं खिलजी डायनेस्टी से चालू करते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी में मेन पॉइंट बताता हूँ, पहले जलाउद्दीन खिलजी हुई, राजा मुराद जो अलाउद्दीन खिलजी का ससुरा है। इसके बारे में पॉइंट ये है कि जो मंगोल थे, जो दिल्ली के पास में आके सेटल हो गए, इसने सेटल होने दिया उनको, और उनको दे दिया नया मुसलमान, खासकर में कन्वर्टेड लोग थे, ठीक है, मंगोल के, तो उनको न्यू मुसलमान करके टैग दे दिया, मंगोली थे एक्चुअली जो दिल्ली के आसपास रहने लगे। साथ में इसका हिंदुओं के खिलाफ जो एटीट्यूड था बहुत ही सही था, मतलब बहुत ज्यादा वैसा नहीं था। इसको बोलता फर्स्ट सुल्तान जिसका एटीट्यूड थोड़ा सा सही था, टॉलरेंस की पॉलिसी थी, ठीक है। तो जलालुद्दीन थोड़ा सा बोलते थे काइंड हार्टेड था, इवन ये जो डकैत वगैरह आते थे उनको भी माफ कर देता था, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड था। इसने अपनी बेटी की शादी कर दी उल्गू खान, उल्गू खान चंगेज खान का डिसेंडेंट था, ठीक है, सो दैट थोड़ा मंगोल से इसका रिलेशन बेहतर रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके टाइम पे देवगिरी को इन्वेड किया, वहां से गोल्ड ले गया, उस गोल्ड से इसने ब्राइब करा मिनिस्टर्स को, आर्मी मैन को अपने साइड मिला लिया, एंड फाइनली कारा नाम की जगह पे इसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि सर इस पूरे के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरे के अंदर इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है कि ये जो न्यू मुसलमान है ये कौन है, क्या है। तो ये मंगोल हैं जो दिल्ली के पास आकर रहे थे, उनको किसने सेटल होने दिया, जलालुद्दीन खिलजी। बस सिर्फ एक पॉइंट देख लेना, उसके अलावा कोई भी पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। अब आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा भी है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहले इनिशियली अरीज ए मुमालिक या तुजुक था। अब ये सब क्या है, मिनिस्टर ऑफ वॉर, ये सब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन मेन पॉइंट करता है। ये भाई साहब ने बलबन की पॉलिसी चालू करी, रूथलेस गवर्नेंस की। आपको पता है बलबन का गवर्नेंस कैसा था, सबको निपटा दिया उसने, 40 मिनिस्टर को सबको, और बाद में जलालुद्दीन खिलजी आ गया, वो तो काइंड हार्टेड था, तो इसे दोबारा से बलबन वाली पॉलिसी ले आया, मतलब कोई किसी ने गलती करी सीधा शेर के आगे डाल दो उसको, ऐसी वाली। अब यहाँ पे काफी काम का पॉइंट है, बरानी। बरानी एक राइटर है जिसने किताब लिखी तारीख ए फिरोज शाही। अब तारीख ए फिरोज शाही नाम से पता चला ये तो फिरोज शाह से रिगार्डिंग, हाँ फिरोज शाह कोर्ट का जो ग्राउंड है दिल्ली में, बिल्कुल वही वाला। तो ये फिरोज शाह तुगलक के से जुड़ी हुई है, बट इसमें इसने अलाउद्दीन के बारे में लिखा है, और बताया है कि अलाउद्दीन ने 4 ऑर्डिनेंस पास किए थे। 4 ऑर्डिनेंस पास किए थे, क्या कौन था कि जो भी नोबेल की प्रॉपर्टी है उनको सबको छीन लो, कोई नोबेल के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो स्टेट प्रॉपर्टी होगी। फिर एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जिसमें ये नोबेल की जासूसी वगैरह से करवाता था। साथ में जो दारू और जिसे हर तरह का नशा, हालांकि आप देखोगे मूवी पता होगा तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा ड्रिंकर दिखाया गया, वो खैर मूवी में गलत तरीके से पेश किया गया है, वो तरीका नहीं होना चाहिए था। बट अलाउद्दीन खिलजी जो एक्चुअल में है वो उसने दारू और इंटॉक्सिन जितने भी उन सबको पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है पद्मा मूवी देख के कि भैया ये तो दारू वारू पीता ही होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उसने पूरी तरह से प्रोहिबिशन डाला था, ना खुद ड्रिंक करता था ना किसी को करने देता था, ठीक है। साथ में एक और पॉइंट है कि अलाउद्दीन 6 बार मंगोलों से लड़ा, और काफी हद तक उसने 6 के 6 बार, हालांकि तीसरी बार को छोड़ दे, तो तीसरी बार थोड़ा दिल्ली के क्लोज तक आ गए थे मंगोल, लेकिन ऑलमोस्ट ये मंगोलों को कंट्रोल करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। देयर आफ्टर इसकी चौथी जो ऑर्डिनेंस था वो क्या था, सोशल गैदरिंग एंड फेस्टिवल, जब तक सुल्तान की परमिशन नहीं होगी आपको परमिशन नहीं है कि आप एक साथ इकट्ठा हो सको, कोई फेस्टिवल मना सको। तो ये 4 ऑर्डिनेंस, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ 4 ऑर्डिनेंस, जरा देखिएगा अलाउद्दीन के 4 ऑर्डिनेंस क्यों आपको बताए गए। एक बार जरा मैं आपको थोड़ा सा यूपीएससी का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो, ये है यूपीएससी हिंदी हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन। Analyze the ordinance mentioned by the Barani, which Alauddin Khilji promulgated for the market control। तो कई सारे ऑर्डिनेंस है अलाउद्दीन खिलजी के, तो उनमें से जो 4 जो मैंने आपको बताया वो, तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर क्वेश्चन आया था 2014 में। हिस्ट्री ऑप्शनल मैंने देख लिया, बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हिस्ट्री पढ़ने में मतलब इजी लगती है तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री ऑप्शनल से अच्छा कुछ है नहीं।
अगर मतलब थोड़ा बहुत कमांड हो पढ़ने की तो ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली। मैंने आज सिर्फ यही बात की, जो लेट आए क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, वहां से देखेगा। तो अब यहाँ से हो गया, ये हो गया। हाँ, अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट बताता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कि ये जो ना गाजी मलिक, जो गयासुद्दीन तुगलक है, जो बाद में तुगलक डायनेस्टी की नींव डालेगा, वो एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है ना, जो इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका है, ये वाला, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने फोर्टिफाइड कर दिया था, किले विले बना दिए थे, तोप वगैरह रख दी थी, बंदूक वगैरह, मतलब आर्मी लगा दी थी। तो उस समय उस पूरे नॉर्थ वेस्ट का जो वार्डन मतलब इंचार्ज, वो कौन था? वो था गयासुद्दीन मलिक। तो ये गयासुद्दीन मलिक बाद में जाकर तुगलक डायनेस्टी स्टेबलाइज करेगा। ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, अभी जो आज जो पढ़ाया कि जलाउद्दीन खिलजी आया सबसे पहले। तो जलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी में इसने कुछ नहीं करा, इसने न्यू मुसलमान करके एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। न्यू मुसलमान कौन होता है? ये वो मंगोल है जो कन्वर्ट हो चुके हैं, मुस्लिम्स बन चुके हैं और दिल्ली के आसपास रह रहे हैं। ठीक है। तो उनको बोला न्यू मुसलमान। बस इसका एटीट्यूड थोड़ा सा सही था, मतलब काइंड हार्टेड था, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड था। अपनी बेटी की शादी इसने उलगू खान से कर दी, जो चंगेज खान का डिसेंडेंट था। और उस इसी के टाइम पे ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो एक्चुअल में इसका नेफ्यू था, भतीजा था, ठीक है, इसके भाई का ही बेटा था। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये देवगिरी गया, देवगिरी नाम की जगह गया, यहाँ खूब उसने लूटपाट मचाई, खूब सारा सोना लेके आया। और उस सोने से इसने अपने मिनिस्टर्स को, आर्मी मैन को ब्राइव करी, और ब्राइव करने के बाद वो सब इसके साइड में हो गए। फाइनली इसने कारा नाम की जगह पे जलालुद्दीन खिलजी को मार के खुद ये इंपीरियर बन गया। अब इसके बारे में क्या पॉलिसी है कि इसने दोबारा से बलबन की पॉलिसी होती है, रूथलेस गवर्नेंस वाली, वो दोबारा से स्टार्ट कर दी। ठीक है। साथ में एक और पॉइंट है कि बरानी नाम का एक राइटर है, जिसने एक किताब लिखी तारीख ए फिरोज शाही, जो फिरोज शाह से जुड़ी हुई है, फिरोज शाह तुगलक से। इसमें 4 ऑर्डिनेंस बताए, जिसके बारे में अभी आपको दिखा भी थे, यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन भी आ चुका है। उसमें इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस ये है कि लिक्वर, दारू वगैरह इसने प्रोहिबिट करा थी, दारू ये खुद भी नहीं पीता था, पीने में देता था। तो पद्मावत मूवी वाले कंसेप्ट से मत चले आना कि वहाँ वो दारू पी रखा है। अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअल में ड्रिंकर नहीं था, ना ही उसने मतलब पूरी तरह से प्रोहिबिशन डाला जाता। तो सोच के देखो, थोड़ा सा मूवी में तो दिखाते हैं चाट मसाला। फिर आता है इसने 6 बार मंगोल की आर्मी को रोका। ये तो कुछ जो जो इंपॉर्टेंट होगा, जो याद करने होगा, मैं खुद ही बता दूंगा। फिर गाजी मलिक को इसने वार्डन बनाया मार्चेस का, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल प्रोविंस का। अब इसका आता है कुछ कॉन्क्वेस्ट। अब ये गया कि भैया मुझे तो सारी फतह करनी है, क्योंकि इसके पास आर्मी थी 3 लाख, 3 लाख सिपाही की आर्मी थी, इतनी बड़ी आर्मी थी। तो इतनी बड़ी आर्मी है तो उसको खर्चा भी चाहिए, तो खर्चा कहाँ से आएगा? जब तक आप नई किंगडम को एक्वायर नहीं करोगे तो वहाँ लूटोगे। तो ये गया सबसे सबसे पहला गया गुजरात में। तो गुजरात में एक राजा था राय किरण, वो तो भगलिया से भग के निकल के पहुंच गए साउथ में। और साउथ में भी नहीं छोड़ेंगे इसको, साउथ में भी दोबारा जाके मारेंगे इसको भी, देखना। फिलहाल तो यहाँ से बच के भाग गया। इसकी जो बीवी थी कमलाबाई, उससे अलाउद्दीन ने शादी कर ली। तो अलाउद्दीन का सेम ही कंसेप्ट था, ठीक है, जो पद्मावत में दिखाया गया है। साथ में टेम्पल ऑफ सोमनाथ इंपॉर्टेंट है, ये कैप्चर करा गया जो गुजरात में था उस समय, और इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बंदा है मलिक कफूर। तो मलिक कपूर आपको दिखा होगा, आप पद्मावत मूवी के अंदर दिखाया गया है, जो गे टाइप की हरकतें करते हुए दोनों को, बट एक्चुअल वो सच नहीं है। मलिक कफूर जो था एक आर्मी कमांडर था, बहुत ही ज्यादा कुशल बोल सकता है उसको। तो मलिक कफूर को ये एक्वायर करा, यहाँ से पकड़ा इन्होंने, स्लेव ही था, ठीक है, और इसको इसने अपने आर्मी में कमांडर बनाया। अब ये मलिक कफूर जो है बाद में इस अलाउद्दीन खिलजी के लिए पूरा का पूरा डेक्कन जीतेगा। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद ये राजा भी बनेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है, मलिक कफूर सिंहासन कहते लेगा कुछ टाइम के लिए। हालांकि बाद में ज्यादा टाइम के लिए वो रह नहीं पाएगा, तो कुछ दिन के लिए ही रहेगा। बट ये मलिक कपूर का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट जो मूवी में दिखाएगा उससे बिल्कुल अलग है। मूवी में तो बड़ा ही अजीब वगैरह तरह से पेश किया गया, इसलिए मूवी का जो है ना वो बड़ी मतलब बनाओ, हिस्ट्री बनाए तो कम से कम ऐसे बनाओ ना तो यूपीएससी वालों को काम आए। अब तो हिस्ट्री बेस्ड मूवी बना रहे हो, उसमें कुछ भी उठपटांग डाल दो। ठीक है, चलो ये तो हो गया। यहाँ पे तो सबसे पहले इसने क्या कैप्चर करा? गुजरात कैप्चर करा। गुजरात में टेम्पल ऑफ सोमनाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया। राजा कौन था? रायकरण, जो भाग के चला गया था। ठीक है। अब आता है राजपूताना में, जो हमारे लिए काफी काम का है, क्योंकि आरएस में तो इंपॉर्टेंट है। तो राजपूताना में सबसे पहला है रणथंभौर पे, जो राजस्थान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट कंसिडर किया जाता था उस समय का। वह हमीर देव नाम का किंग था, ये पढ़ चुके हम लोग। ठीक है। इसने जो मंगोल सोल्जर को शरण दे दी, उसमें भी कौन था? महमूद था, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को इसने शरण दी, और उसके बाद ये काफी टाइम तक ये लड़ाई चलती रही, बट ये जीत नहीं पा रहा था अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ इस समय रणथंभौर के 2 दगाबाज धोखेबाज लोग थे, रतिपाल एंड रणमल। रतिपाल और रणमल, इन दोनों ने सीक्रेट रास्ता बता दिया अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर फोर्ट के अंदर घुसने का, और उससे पूरी पूरी आर्मी रणथंभौर फोर्ट में घुस गई। तो फिर साका हुई, लोग जो आदमी थे उनको मार दिया गया, जितने भी औरतें थी उन्होंने आग के अंदर कूद के आत्महत्या कर ली। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान, जो कहाँ हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। किसके अंडर में? केसरिया। साका का मतलब में 2 चीज होती है, केसरिया और जौहर। मतलब साका का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों अपनी जान खत्म, मतलब दोनों जानों की मतलब होता है सेक्रीफाइस कर देंगे लाइफ को। तो कैसे सेक्रीफाइस करेंगे? मेल तो लड़के, और जो वुमेन है वो सुसाइड करके, जो आग के अंदर वगैरह कूद के। तो ये जो हुई अंडर दी हमीर, और रंग देवी इसकी वाइफ थी जिसने जौहर किया था।
डेट क्या है, 13 जुलाई 1301। फिर ये गया चित्तौड़ में पद्मावत की ब्यूटी के बारे, पद्मिनी की ब्यूटी के बारे में सुन ही लिया था, मेन रीजन तो वही था। तो सेकंड शाखा होती है राजस्थान की, या पहली शाखा होती है चित्तौड़ की जो 1303 में। तो याद रखो चित्तौड़ में, क्योंकि चित्तौड़ में कई सारी शाखा हुई है, तो चित्तौड़ की जो 3 शाखा हुई है चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ की पहली शाखा कब हुई, 1303 में। ओवरऑल अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो ये सेकंड शाखा है। ये किसके अंडर में हुई, रतन सिंह, और जौहर जो हुआ वो अंडर पद्मनी नागमती। अच्छा, ये किसने बताया इसके बारे में, पद्मावत। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचिए देखो 1301 के अंदर ये कांड हुआ है, जो भी मतलब ये 1303 में, इसके लगभग 200 मतलब लगभग 250 साल के बाद, लगभग 250 साल के बाद किसी बंदे ने किताब लिखी, तो वो कहाँ तक उसमें फैक्चुअल डेटा ठीक होगा, अब सोच के देखिए कितनी बात है उसमें ठीक होगी। कई सारी चीज हो सकती है कि थोड़ा सा बड़ा चला के पेश की गई हो, बट ये रखिएगा कि ये जो एविडेंस है इसके बारे में वो सिर्फ और सिर्फ ये पद्मावत बुक ही है, जिससे इन सब के बारे में पता चलता है काफी हद तक। चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया, ये आपने पढ़ी रखा है के अंदर, तो थोड़ा बहुत। फिर ये गया मालवा में, तो मालवा में गया, मलिक कफूर को दिया टारगेट के बजाय तू साउथ कैप्चर करेगा पूरा। तो मलिक कफूर गया साउथ कैप्चर करने, मैंने आपको पहले बता रखा है। और ये खुद खुद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कैप्चर करा, सिवाना। सिवाना के राजा शीतल देव था, उनको मार दिया इसने। साथ में फिर जालोर। अच्छा, इसी ड्यूरेशन में मालवर जो अदर लिखा हुआ है, मालवर अदर का मतलब है कि चित्तौड़ पे रुका नहीं, चित्तौड़ पे राजस्थान में रुका नहीं है, चित्तौड़ के बाद ये कहाँ गया, राजस्थान में जालोर। तो राजस्थान में जालोर को शाखा हुई 1311 के अंदर, किसके अंदर में, कन्नड़ देशोंगरा के अंदर में। यहाँ भी एक धोखेबाज था बीका राजपूत, ठीक है। और बाद में इसने जालोर का नाम चेंज करके कर दिया जलालाबाद, चित्तौड़ का नाम चेंज करके कर दिया खिजराबाद। तो जालोर के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन बनाए, अलाई मॉस्क और खिलजी मीनारत, ठीक है। तो ये खिलजी मीनार जो है और अलाई मॉस्क, दोनों ही जालोर के अंदर मौजूद है। फाइनली साउथ, ये डेक्कन का, साउथ और डेक्कन, डेक्कन और साउथ का जो कंक्विस्ट है, ये किसके अंदर में था, मलिक कफूर। चार थे, यादव, ककातिया, होयशाल, पांड्याज। तो ये अलग अलग, देवगिरी, वारंगल, ये सब जगह रह रहे थे। इसमें आपको क्या याद करना है, मैंने बोला ना मैं सब कुछ बताऊंगा, एक बार पूरा सुन लो, फिर याद करने वाली चीज मैंने सारे क्वेश्चन लगा रखे पीछे वाले, और क्वेश्चन का लेवल भी देख रखा है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले रायकरण को, अब आप बोले रायकरण, ये तो सुना हुआ, हाँ ये गुजरात वाला ही है, क्योंकि वो गुजरात से भाग के आ गया था यहाँ पे, बगलाना नाम की जगह साउथ में, वो कैप्चर कर बैठा हुआ था। तो सबसे पहले इसी को निपटाया मलिक कफूर ने कि इसको खत्म करो, ठीक है। फिर आया रामचंद्र को, इसको हरा दिया। लेकिन हराने के बाद ये क्या हुआ कि राय रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी की सोवर्निटी एक्सेप्ट कर ली, एंड फाइनली अलाउद्दीन खिलजी ने इसको राय रायन का टैग देके इसको अपनी साइड में मिला लिया। इसकी बेटी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी भी कर ली, ठीक है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से कि राय रायन, ये जो टाइटल है, ये किसने किसको दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया किसको, राय रामचंद्र, जो कहाँ का था, देवगिरी का। उसके अलावा कुछ और तीन चार किंग है, उनको भी हराया। तो और ये सब इन सभी किंग के नाम दे रखे हैं कि वीर वल्लभ देव, वीर पांड्या, प्रभात रुद्रदेवा, इन सब कराया। फिर मलिक कफूर ने एक मस्जिद बनाई रामेश्वरम के अंदर। अभी सब बातें वापस किस पे बढ़ना है, तो आइए जरा अभी तक का कितना आपको याद करना है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बरानी करके एक राइटर है, बरानी, पढ़ाई करता था, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, ऐसे करके तो पढ़ाई। तो उसने किताब लिखी तारीख फिरोज, में 4 ऑर्डिनेंस बताई। 4 ऑर्डिनेंस को एक बार दिमाग में रख लेना कि सोशल गैदरिंग रोक दी अलाउद्दीन खिलजी के, लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, फेस्टिवल नहीं बना सकते। साथ में नोबल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सील कर ली। साथ में बोल दिया एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बना हुआ ताकि नोबल की जासूसी कर सके, कोई इसके साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। और दारू वारू जो थी पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दी। तो एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट, मैं स्टार बना रहा हूँ, जो याद करने वाले पॉइंट उन पे स्टार बना रहा हूँ, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। एक तो आपको याद रखना है। दूसरा ये कि वार्डन ऑफ मार्चेस, ये जो है ये वाला गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक, इसको बनाया गया। तो दूसरा रखिएगा ये, तो ये बाद में तुगलक डायनेस्टी की नींव डालेगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के ये वाला, जो ये भी ध्यान रखना है इसको। तो दूसरा पॉइंट तो ये याद रखना है। आगे चलो, अभी गुजरात में ये याद रखना है टेम्पल ऑफ सोमनाथ कहाँ में थी, किसने कैप्चर करा और किसने डिस्ट्रॉय करा। तो कैप्चर डिस्ट्रॉय तो अलाउद्दीन खिलजी की करा है, और ये गुजरात के अंदर मौजूद है। आइए आगे चलते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पहली शाखा किसके अंडर में हुई, दूसरी शाखा किसके अंडर में हुई, क्या ऑर्डर था वो भी इंपॉर्टेंट है कि पहले गया गुजरात, फिर गया रणथंबोर, फिर आया चित्तौड़, फिर मालवा में गया उस समय। और फिर ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम राजस्थान के आरएस के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर की शाखा जो कन्नड़ डे सोंगरा के अंडर में होती है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जाओ, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि राय रायन टैग किसने दिया, और मलिक कफूर ने मस्जिद कहाँ बनाई, रामेश्वरम के अंदर। बाकी ये सब जो लिखा हुआ ना कि यादवा, होशाल, वरंगल, ये सब कुछ छोड़ देना, ये वैसे भी तुमसे याद, कितना भी याद कर लो वैसे तुमसे याद रहने वाला है नहीं। तो जो मेन मेन स्टार वाले पॉइंट है वो देख लेना। तो ये तो अभी तक के मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पॉइंट बता दिए जो आपको याद रखने हैं, और हो भी गए होंगे, ठीक है। चलिए अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं कि ये भाई साहब पहला ऐसा सुल्तान था जिसने आर्मी को कैश में पेमेंट देना स्टार्ट कर दिया। अब सोच दो, अगर आर्मी को कैश में दे रहा है तो भैया टैक्स भी कैश मिलेगा। तो जितने भी पीजेंट हुआ करते थे, जितने भी जमींदार हुआ करते थे इस टाइम से, सबसे पैसा लेता था कैश में कि कैश चाहिए मुझे, क्योंकि आर्मी को भी इसको पैसा कैश में देना है, पहला बात। दूसरी बात, पहला ही ऐसा सुल्तान है जिसने जमीन का मेजरमेंट चालू करा कि चलो देख के आओ इस किसान के पास कितनी जमीन है, तो जिसके पास जितनी जमीन है उसके हिसाब से उससे टैक्स लेंगे।
कुछ इस तरह का सिस्टम कर दिया। हालांकि जमीन टोटल जो टैक्स था वो प्रोड्यूस के ऊपर था, बट मतलब सॉरी जमीन के ऊपर नहीं था, कितना उसने प्रोड्यूस किया उस जमीन से। लेकिन हाँ, लैंड का मेजरमेंट इसमें इसी टाइम पे चालू। इससे पहले कोई जमीन मेजर नहीं कर, जिसको जहां मन में वहां खेती कर लो। समझ, इससे पहले क्या कंसेप्ट था, जिसके जहां मन में वहां खेती कर लो। तो यही ऐसा पहला सुल्तान है जिसमें जमीन का मेजरमेंट चालू करा, अलाउद्दीन खिलजी ने। मेजरमेंट ऑफ लैंड किसने चालू करा? अलाउद्दीन खिलजी ने। और किस यूनिट थी मेजरमेंट की? होता बिस्वा। जैसे हम एक बीघा बोलते हैं ना, तो उस समय यूनिट थी बिस्वा। बीघा तरह से याद कर लेना। आओ ऊपर। फिर इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करे, चेहरा और धाग। चेहरा का मतलब होता है कि जो भी आपके सोल्जर है उनका डिस्क्रिप्शन बनाओ, ये सोल्जर कैसे दिखता है नाम के साथ, ताकि कल को कोई दूसरा बंदा आके, कुछ होता है ना कई बार कि आर्मी में उनके कपड़े पहन के घुस जाओ, क्या पता चलने वाला है, इस नाम से आ जाओ, तो उस हिसाब से। तो हर एक सोल्जर का डिटेल डिस्क्रिप्शन जो था वो चेहरा करके एक सिस्टम बनाया। उसके हुलिया भी आप बोल सकते हो, हुलिया से क्लियर कट पता चलेगा आपको। और एक धाग, धाग का मतलब है जितने भी घोड़े हैं उनकी ब्रांडिंग करना। ठीक है, तो धाग और चेहरा दो सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करा। साथ में 4 सेपरेट मार्केट बनाए। बड़ा अच्छा इंट्रोड्यूस, बहुत ही अच्छा मार्केट रिफॉर्म था ये उस समय के हिसाब से। 4 अलग अलग मार्केट कर दिए। ग्रेन मंडी अलग कर दी, अनाज मंडी। क्लोथ और ग्रोसरीज की मार्केट अलग कर दी। हॉर्स, स्लेव्स एंड कैटल्स की मार्केट अलग कर दी। और मिसलेनियस कमोडिटी की मार्केट अलग कर दी। जितने भी मार्केट थे इनका कंट्रोल किसके हाथ में था? शाहनाई मंडी। शाहनाई मंडी को कंट्रोल करता था। हालांकि पूरा का पूरा जो मार्केट था वो अंडर आता था दीवान दीवान ए रियासत के अंदर। मतलब ये जो पूरा मार्केट है ना, पूरा मार्केट, इसको कंट्रोल कौन करेगा? शाहनाई मंडी, जो मंडी में बैठेगा। लेकिन वो जो शाहनाई मंडी, क्योंकि इसका भी एक शाहनाई मंडी, इसका भी एक शाहनाई मंडी, इसका भी शाहना, इसका भी एक शाहना, इन सब के ऊपर कौन होगा? दीवान ए रियासत। तो ये दीवान ए रियासत किसके कंट्रोल में होगी? नायब ए रियासत। दीवान ए रियासत तो डिपार्टमेंट है, बट उसका जो मेन होगा वो कौन होगा? नायब, नायब ए रियासत। तो ये पॉइंट आपके लिए एक बार देख लेना। साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ मार्केट में रिफॉर्म्स के हिसाब से 2 चीज और करी, बरीद और मुनिया। मुनिया क्या होते हैं? ये सीक्रेट जासूस होते हैं जो चुपचाप देखते रहते हैं कि कोई, ये ऐसा तो नहीं है कोई, जितना जैसे मान लो 10 रुपए किलो अनाज चल रहा है, कोई व्यापारी आया 50 रुपए किलो बेच रहा है, या फेमीन पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, उस समय किसी ने रेट बढ़ा दी, तो अगर कोई 1 रुपए भी रेट बढ़ा था ना, ये मुनिया को पता चल जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी सारेआम उसको जलाता था, मार्केट के अंदर बंद कर जला देता था ओपनली। तो लोगों में डर बहुत था। यही रीजन था कि जितने भी फेमीन आए उस समय अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, एक ने भी रेट नहीं बढ़ाई, जितनी रेट थी उसी में बेचा गया। तो एक अच्छी चीज भी थी। हालांकि कुछ थोड़ा सा जो इंप्लीमेंट करने का तरीका वो थोड़ा गलत है। फिर बरीद क्या है? बरीद एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो जासूस के अंदर जाता है। तो बरीद और मुनिया दोनों की कैटेगरी सेम ही है, जासूस टाइप की है ये। होर्डिंग अलाउड नहीं थी, मैंने आपको बोल दिया, किसी तरह होर्डिंग नहीं कर सकते आप। रेट आप बढ़ा नहीं सकते। दारू गैम्बलिंग पूरी तरह से इसने बंद कर रखी थी। जितने भी मर्चेंट थे जो मंडी में काम करते थे, उनको मजबूरी, उनको जरूरी था, मस्ट था कि दीवाने रियासत में वो आके अपने आप को रजिस्टर्ड करे, तभी आपको वहाँ पे दुकान वगैरह मिलेगी। अच्छा, कॉमन मैन के लिए क्या था कि जो भी लैंड रेवेन्यू देंगे कैश में देंगे। और कितना देंगे? 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस। मान चलो आपके पास जो भी अनाज हुआ है उसको बेच के आओ, उसका 1/5 जितना बेचे हुआ जो पैसा आएगा वो पैसा चाहिए अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि क्यों? क्योंकि अपने सोल्जर को पैसा दे रहा है, कैश में ही पेमेंट कर रहा है। साथ में कुछ और टैक्सेस भी चल रहे थे उस समय, जैसे तो ग्रही टैक्स था, हाउस टैक्स, एक चारी टैक्स था, पास्टर टैक्स, ये वगैरह वगैरह था। तो इस तरह के टैक्स और देने पड़ते थे। इंपॉर्टेंट ये है कि एक टैक्स और चलता था, किस्मत एक खुदी। ये होता था हेड्समैन, जो गांव के जो होता ना सरपंच वगैरह, उनको जो पैसा देना पड़ता था, हर गांव के बंदूक देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अबॉलिश कर दिया। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, बाद में ये एज अ बेस काम करेगा किसके लिए? शेरशाह सूरी और अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। आइए, इसने कुछ एक डिपार्टमेंट बनाए। एक बनाया डिपार्टमेंट एक मस्तक राज। अब मस्तक कैसे बताओ? आप कभी भी जमीन पे जाते हो, अपनी जमीन को देखते आपका दिमाग में क्या आता है कि सर, मतलब आपने मूवी में तो देखे होगा, कई बार किसान जाते हैं, फौजी जाते हैं, तो अपनी जमीन को लेकर उसको अपना मस्तक टेकते हैं। तो अगर आपका ऐसा दीवान है मस्तक राज, मस्तक दिखता है सर, ये तो लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है। हाँ, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो दीवान है। और अच्छा, एक और आएगा इसमें, कोही। कोही, तो कोही को आप कैसे याद रखते हो? कोही को आप याद रखो कोहली से। ठीक है, अब क्योंकि अभी डिपार्टमेंट होना है, डिपार्टमेंट ऑफ कोही, तो कोही को याद कर लो कोहली से। कोहली से कैसे याद कर लेना कि अभी कोहली भले ही ये क्रिकेट खेल रहा है, बट कोहली एक्चुअल में जो कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी होती है? ये होती है एग्रीकल्चर कम्युनिटी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को बोलेंगे कोही। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ याद कर लेना। फिर आता है कुछ और पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कि इसने अपनी नई कैपिटल बनाई कहाँ पे? सिरी। सिरी करके जगह है जो दिल्ली में है, जिसको अपन अभी दिल्ली में जो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने वाले भी हैं। 7 सिस्टर ऑफ दिल्ली, तो उसमें से पहली तो होगी अपनी पिथौरागढ़, दूसरी होगी सिरी, तीसरी होगी जहानाबाद, तुगलकाबाद, इस तरह से तुगलकाबाद। फिर और भी कैपिटल्स है, और भी सिटीज है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ नोट्स के अंदर। तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। एक सेकेंड, 7 सिटीज, 7 सिस्टर्स में आते हैं। ये देखो, ये 7 सिस्टर्स ऑफ दिल्ली। तो ये तो पहले तो किला राय पिथौरा, जो किसने बनाया? पृथ्वीराज चौहान ने। फिर आया सिरी, जो किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर आएगा तुगलकाबाद, जो कौन बनाया? गयासुद्दीन तुगलक, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर आएगा जहांपना,
ये कौन बनाएगा? जहाँ पर जो चौथी सिस्टर होगी मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आएगा फिरोजाबाद, कौन बनाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ये सभी अभी आने वाला है, ठीक है। फिर आएगा शेरगढ़, जो कौन बनाएगा? शेरशाह सूरी। फिर आएगा शाहजहां, जो कौन बनाएगा? शाहजहां। तो ये 7 सिटी है, 7 सिस्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मैं वैसे भी आर्टिकल्चर के नोट्स मैंने दे दिए, वहां से पढ़ लिया हो तुम लोगों ने, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आता है वापस से। तो इसने नई कैपिटल बनाई सिरी करके, जो सेकंड कैपिटल भी हम बोलते हैं। फिर साथ में इसने एक टाइटल अडॉप्ट करा, सिकंदर आजम। काफी इंपॉर्टेंट है सिकंदर आजम, क्योंकि सिकंदर ने क्या करा? सिकंदर ने बहुत सारी जगह कैप्चर करी, इसने भी कैप्चर करी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को एक टाइटल अडॉप्ट करा, सिकंदर ए आजम। साथ में अमीर खुसरो जो था उसको भी एक टाइटल दिया इसने। क्या टाइटल दिया भैया? तूती हिंद। तूती का मतलब पैरट, पैरट ऑफ इंडिया, जिसने इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताया, अमीर खुसरो को। तो ये टाइटल भी इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो को क्या टाइटल मिला? तूती हिंद। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर साथ में सेक्युलर किंग था, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इंपॉर्टेंट ये भी है कि सेक्युलर था, इसमें हिंदू मुस्लिम का टाइप का कोई भेदभाव वगैरह नहीं था बहुत ज्यादा। इसका मानना ये था, किंगशिप नोन्स नो किंगशिप, मतलब जो राजा होता है वो किसी भी तरह की रिश्तेदारी को नहीं मानता है। एक राजा के लिए किसी भी तरह की रिश्तेदारी मैटर नहीं करती। किंगशिप नोज नो किंगशिप, ठीक है। साथ में मैंने बोला था खलीफा की सोवर्निटी को उसने बोला कोई खलीफा वलीफा नहीं, जो हूँ सो मैं ही हूँ, ठीक है। साथ में अकॉर्डिंग टू बरानी, बरानी तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन तो नया धर्म ज्वाइन करना चाहता था, वो तो मुस्लिम इस्लाम धर्म को छोड़ना चाहता था, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो हमने पढ़ी किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब एक एक करके स्टार पॉइंट बना लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। ऊपर से स्टार्ट कर, जो मैंने आज पढ़ाया आपको, जलाउद्दीन खिलजी पढ़ा। तो जलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट था कि न्यू मुसलमान करके जो मंगोल थे, जो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए थे, वो दिल्ली के आसपास रहने लगे, ये था। फिर आता नेक्स्ट कि अच्छा ये भी देख लेना कि देवगिरी को प्लंडर किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उसी से पैसा लूट के इसने कारा नाम की जगह पे जलाउद्दीन खिलजी को मार दिया, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर तारीख ए फिरोज शाही में 4 ऑर्डिनेंस, ये किसने बताया? बरानी ने बताया। कौन कौन से ऑर्डिनेंस थी ये सब आपके सामने। फिर वार्डन ऑफ मार्चेस, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का, किसको बनाया गया? गयासुद्दीन तुगलक को, जो बाद में तुगलक डायनेस्टी स्टेबलाइज करेगा। फिर टेम्पल ऑफ सोमनाथ कहाँ पर है? दिल्ली में, गुजरात में। जिसको कैप्चर किसने किया? यही अलाउद्दीन खिलजी ने, डिस्ट्रॉय भी कर दिया। मलिक कपूर को भी गुजरात से कैप्चर किया गया था। रणथंबोर, चित्तौड़, ठीक है, मालवा, इनके अंदर धीरे धीरे इस क्लास में कैप्चर, पहले रणथंबोर फिर चित्तौड़ करा, फिर मालवा करा। जला, फिर बीच में जालोर भी आया, जिस नाम जगह जलालाबाद कर दिया गया। फिर आते हैं कुछ और पुंज की राय रायन टैग किसको दिया गया? राय रामचंद्र को दिया गया। मलिक कफूर ने मस्जिद कहाँ पे बनाई? रामेश्वरम में बनाई। ये हो गया। अब ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला सुल्तान था जिसने आर्मी को पैसा देने लगा। पहला सुल्तान था जिसने लैंड रेवेन्यू का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, और उसकी बेसिक यूनिट क्या थी? बिस्वा। लैंड रेवेन्यू कितना देना पड़ता था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि लैंड रेवेन्यू कितना था कि 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लैंड रेवेन्यू जो दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कैश में दिया जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दीवान ए रियासत इंपॉर्टेंट है। बरीद और मुनियाज इंपॉर्टेंट है। शाहनाए मंडी इंपॉर्टेंट है। शाहनाए मंडी तो फिर भी आप छोड़ सकते हो बात में, ठीक है। 4 जो मार्केट रिफॉर्म्स बनाए ये इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चेहरा एंड देग, कि चेहरा और देग क्या है? चेहरा और देग एक्चुअल में, ये चेहरा का मतलब वही डिटेल सोल्जर का डिस्क्रिप्शन, और देग जो है ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस। दारू उसने प्रोहिबिट करी, ये पॉइंट ध्यान रख लेना, क्योंकि हमें कई बार ये लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जैसा मूवी में दिखाया गया वैसा ही है। फिर दीवान मस्तक राज, मस्तक से मतलब जमीन पे मस्तक। अब इसमें कंफ्यूज मत ना कोहली से, तो कोहली का मतलब होता है एग्रीकल्चर, मस्तक का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप देख लेना। फिर सीरीज ने कैपिटल बनाई, ये इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी को तूती, अमीर खुसरो को तूती हिंद बोला इसने, अपने आप को खुद को सिकंदर आजम बोला। साथ में इसके बारे में ये बोला जाता था, खुद ही बोलता था किंगशिप नो नो किंगशिप। साथ में खलीफा की सोवरेनिटी मानने से इसने मना कर दिया। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट आपको मिल गए अलाउद्दीन खिलजी से। अब अगर इससे जुड़े हुए थोड़ा क्वेश्चन हम देखें, तो पढ़ ही रहे तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन देखें, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, ये वाला नहीं है, लोधी के बारे में पढ़ा नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं पढ़ा, आलम खां ये भी नहीं पढ़ा, फर्स्ट राइटर। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज अ मीडियम ऑफ द पोएटिक एक्सप्रेशन, तो ये पता ही अमीर खुसरो है। ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही अमीर खुसरो था जिसने इस सारे से स्टार्ट किया। इससे पहले संस्कृत का ज्यादा चलन था यहाँ पे, तो उर्दू स्टार्ट किसने किया? अमीर खुसरो है ना सबसे पहले। भाई मिर्जा गालिब, फैज, बहादुर शाह जफर, ये तो बहुत बाद वाले हैं ना। मिर्जा गालिब, फैज, ये सब तो बहुत लेट आए। तो सबसे पहले कौन आया था? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, ठीक है। द किंग्स, ये वाला नहीं है। द सुल्तान दिल्ली, ये भी नहीं है। फैजल, ये भी नहीं है। कंसिडर, ये भी नहीं है। अच्छा, इसका ये ट्राई कर सकते हो तुम लोग। तुगलकाबाद फोर्ट, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार। अब तुमको कुतुब मीनार किसने बनाया पता है? तुगलकाबाद तुगलक बनाएगा, लोधी लोधी बनाएगा, फतेहपुर सीकरी अकबर के टाइम पे आएगी। तो थोड़ा सा जरा देख के बताओ, उनका कुछ बता, मतलब अगर अभी तुमने नहीं भी पढ़ा बट थोड़ा बहुत आइडिया तो है ना कि पहले स्लेव डायनेस्टी आई, फिर कुतुब, फिर उसके बाद ये खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई,
उसके बाद सईदी डायनेस्टी आई और सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टी आई। तो 5 दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी तुमको पता है, उसके बाद मुगल आएंगे। तो बताओ इसके हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले तो कुतुब मीनार, नो डाउट है ना, सबसे पहले तो कुतुब मीनार, 3 तो सबसे पहले एक नंबर पे, ये बिल्कुल सही है, 2 तो कट गए। अब कुतुब मीनार के बाद क्या, तुगलक, ये लोधी। अच्छा, लोधी तो दिल्ली सल्तनत की 5वीं डायनेस्टी है। तो कुतुब मीनार के बाद क्या बनेगा, तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट के बाद क्या बनेगा, लोधी गार्डन। और उसके बाद में क्या आएगा, फतेहपुर सीकरी। तो 3 1 2 4 ये आएगा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी अकबर के टाइम, अकबर तो बहुत आबाद में है ना, लोधी के बाद में अकबर तो। चलो इसके बाद में देखते हैं, ये सब तो हमने पढ़े, तो ये इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं, यहाँ देखते हैं। यहाँ जरूर कुछ आपको मिलेगा, बलबन, फिरोज तुगलक नहीं पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ऐबक के बारे में पढ़ रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऐबक, ऐबक, ऐबक। मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ सो दैट बाद में रिकॉर्डिंग के अंदर ये फालतू की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग किसके बारे में है, द चेहरा एंड देख सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम, ही ब्रोक द पावर ऑफ द चहलगनी एंड द ग्रुप ऑफ द 40, ही इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स। तो ये बलबन के बारे में है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूज होना सकती है कि सर ये वाला पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है, ही ब्रोक द पावर ऑफ चहलगनी एंड ग्रुप ऑफ 40। तो आपने तो ये बताया था ये तो बलबन था। हाँ बलबन था, बट इसका मतलब ये नहीं ग्रुप ऑफ 40 पूरी तरह से खत्म हो गया। ग्रुप ऑफ 40 स्टेबलाइज करता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी। तो वो बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया, तो उसने तो आपने देखा ना, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, बलबन की रूथलेस अग्रेशन वाली पॉलिसी दोबारा चालू करी, तो पूरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया। तो वो अलवन, ये बात, ये पॉइंट जो है, ये बलबन के टाइम पे भी ठीक है और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी ठीक है। बाकी मार्केट रिफॉर्म्स कौन लेकर आया, अलाउद्दीन खिलजी। देग एंड चेहरा सिस्टम कौन लेकर आया, अलाउद्दीन खिलजी। आइए नेक्स्ट, इसके बारे में बताना है। He served before the region clearly. He stabilized the military department दीवाने अर्ज। He introduced the festival numbers, ये पढ़ रखा है, दीवाने अर्ज आर इसमें ना बलबन ने, ठीक है। उसके बाद आता है, हाँ ये बताओ, इसको इस क्वेश्चन जवाब दो। What is the correct chronological order of the annexation of the following state by Alauddin Khilji? रणथंभौर, चित्तौड़, डेक्कन, गुजरात, मालवा। बताओ। देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि सबसे पहले वो कहाँ गया था, सबसे पहले गया था वो गुजरात में, सोमदेव टेम्पल है। गुजरात के बाद कहाँ गया, रणथंभौर। रणथंभौर के बाद कहाँ गया, चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद कहाँ चला गया, चित्तौड़ के बाद हो जाएगा अपना मालवा में, और मालवा के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, डेक्कन के अंदर, मलिक कफूर को भेजेगा। तो ये कुछ ऑर्डर रहा है, ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग हो जाएगा सी। ये वाला पढ़ो। मलिक कफूर वाज ए ट्रस्टेड एड ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी हु वाज वन डेक्कन एंड साउथ फॉर इंडिया। गयासुद्दीन तुगलक हैज ए ट्रबल्ड रिलेशन विद ये नहीं पढ़ा। तुम तो सिर्फ इस पहले वाले स्टेटमेंट बताओ कि सही है गलत है। फर्स्ट वाले बताओ क्या ये सही है ये गलत, कि मलिक कफूर ने डेक्कन और साउथ जीता अलाउद्दीन खिलजी के लिए। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात एकदम ठीक है। ओके, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारी पॉइंट बताई, सीरीज ने कैपिटल बनाई। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद नेक्स्ट कौन आता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसमें का कुछ नहीं है, ये खतरने, इसके बारे में कुछ नहीं है। इसने टाइटल लिया अल वकीज बिल्ला, अल वकीर बिल्ला, बिल्ला ये टाइटल इसने लिया, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है, हालांकि देख लेना क्या पता है इसका क्वेश्चन आ जाए कि अल वकीर बिला, ये टाइटल किसके बाद था। तो आप ये रह सकते हो कि इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ आपको कि अलाउद्दीन खिलजी इतना तगड़ा था, तो उसके बाद जो उसका बेटा आया वो कैसा था, वो बिल्ले जैसा था, ठीक है, मतलब शेर। आप ये बोल सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा, आप शेर तो नहीं बोलेंगे, शेर था टैक्स में, भेड़िया बोल दो कि वो भेड़िया की तरह था। और उसका जो बेटा आया वो कैसा है, वो बिल्ली की तरह आ गया, थोड़ा सा आप बोल रहे हैं थोड़ा डरपोक टाइप का आ गया बिल्ला। तो बिल्ला है पिल्ला कुछ भी आप कुछ मतलब किसी तरह ले सकते हो, बाइक कोई दूसरे वे में मत लेना भाई, मैं तो याद करने तो क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया भाई, इतना। फिर आता है लास्ट जो किंग। अब अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया था कि इस फला डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था, पहला किंग कौन था, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो लास्ट किंग तो हमेशा याद रखना है। तो इसका लास्ट है नसरुद्दीन शाह, वो नसरुद्दीन शाह अपने वाले लास्ट किंग है। और इनके बारे में खासियत बात क्या है कि अकेले ऐसे हिंदू किंग है, अकेले ऐसा बंदा है जो हिंदू कन्वर्टेड था, हिंदू से मुसलमान बना। आज तक पूरे इतिहास में कोई भी दिल्ली का सुल्तान ऐसा नहीं है जो पहले हिंदू था, मतलब हिंदू कन्वर्टेड था। सारे सारे या तो मुसलमान रहे या हिंदू रहे, बट कोई ऐसा नहीं था जो हिंदू कन्वर्टेड होकर सिंहासन में बैठा, ये अकेला था। तो नसरुद्दीन खुसरू शाह, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नसरुद्दीन याद रख लेना। इसको कौन मार देता है, इसको मार देता है गाजी मलिक। गाजी मलिक कौन, जो गवर्नर है दीपालपुर। गाजी मलिक वही हम जिसको बताया गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब आइए जरा तुगलक डायनेस्टी पढ़ते हैं।
तो तुगलक डायनेस्टी के अंदर कितने किंग है? ज्यादा किंग है, बहुत छोटे किंग है। गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, 3 किंग है बस, काम खत्म। तो बहुत छोटा छोटा भी है। तो इस तुगलक डायनेस्टी का एक दूसरा नाम भी है डायनेस्टी ऑफ द कुरानुज तुर्क। कुरानुज तुर्क एक्चुअल में ये जो गैसुद्दीन तुगलक है ना, इसके पापा जो थे वो कुरानुज तुर्क करके एक ट्राइब था, उससे बिलोंग करते थे, इसलिए इस पूरी डायनेस्टी को भी कुरानुज तुर्क करके कुछ बोला जाता है। अब यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैसुद्दीन तुगलक पहला ऐसा बंदा था जिसने खुद को टाइटल दिया गाजी। गाजी का मतलब होता है सिलेर ऑफ द इन्फिडेल्स, ठीक है, इन्फिडाइल्स, फाइडल्स, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। साथ में इसने इरिगेशन काम, अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इरिगेशन वर्क तो इसने चालू करा, बट इस इरिगेशन वर्क को नेक्स्ट लेवल पे लेके कौन गया? फिरोज शाह तुगलक, इसी का पोता। आने वाले टाइम पे काम तो ये चालू कर देगा, बट उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कौन लेके जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक अब ये पूरा याद कर दो, टेंशन मत लो। गैसुद्दीन तुगलक का पंगा था निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह है अजमेर, उसके दिल्ली के अंदर, दिल्ली में दरगाह है निजामुद्दीन के पास में, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पास में, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो उनके साथ इनका कुछ पंगा रहता ही था हमेशा से, क्योंकि ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि कई सारे पॉलिसी मैच नहीं करती, ये थोड़ा गैसुद्दीन तुगलक थोड़ा वैसा आदमी था। तुगलकाबाद करके तीसरी सिटी स्टेबलाइज करी, ठीक है। तो ये क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं, वही पहला पॉइंट तो यही है कि पहला सुल्तान था जिसने गाजी टाइटल दिया, इरिगेशन का काम चालू करा, तुगलकाबाद करके इसने सिटी स्टेबलाइज करी। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका पंगा रहता था, ठीक है। तो तीनों पॉइंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ने वाला जैसा पॉइंट है नहीं। कैसे मरा? ये ऐसे मर गया कि ये जिस पे बैठा हुआ था ना, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर था, और वो लकड़ी का स्ट्रक्चर गिर गया, गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई। मतलब बहुत ही गंदी मौत हुई, एक राजा की इस तरह से मौत होनी नहीं चाहिए। जैसे हुमायूं क्या, वो सीढ़ी से गिरता हुआ गिर के मर गया, उसी तरह ये बेचारा वुडन स्ट्रक्चर कोलैप्स होने की वजह से मर गया। तो बहुत मजाक की मौत बोल सकते हो कि एक राजा को ऐसी मौत सुबह नहीं देती। तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड बीन डाइड ड्यू टू कोलैप्स ऑफ द वुडन स्ट्रक्चर। तो उस केस में आपका जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक, अब बिन से आपको एक चीज आ जाओ, बिन का मतलब बिना, बिन का मतलब बिना, कि ये अपनी प्रजा के बिना और प्रजा इसके बिना खुश है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको एक टैग दिया था बदायूं ने, बदायूं हिस्टोरियन था, उसने क्या टैग दिया? द सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्रॉम सुल्तान। सुल्तान अपने लोगों से फ्री है और लोग सुल्तान से फ्री है। तो ये थोड़ा सा मतलब बिन, तो ये इसको याद रखना बिन। तो बिन का मतलब बिना, तो लोग इसके बिना खुश है और ये लोगों के बिना खुश है। तो कुछ इस तरह से बोला गया कि पॉलिसी कुछ ऐसी रही होंगी। साथ में बरानी, बरानी कौन सी? बरानी तो वही है ना, हाँ ये बरानी वही है जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला था? बताओ कमेंट के अंदर, क्या बोला था बरानी ने? अभी पढ़ा ना 2 मिनट पहले, अलाउद्दीन खिलजी क्या बोला था? बताओ, नहीं याद आ रहा? चलो मैं बता दूं, इसने 4 ऑर्डिनेंस बताए थे अलाउद्दीन खिलजी के, बरानी ने, इसमें शराब वराब नहीं पीना हो सका ना। चलो, तो यहाँ पे बरानी ने इसको क्या बोला? मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट। अब आप ऐसे याद रख सकते हो, मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद भी है, तुगलक भी है और बिना भी है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी अपोजिट बातें भी हैं। मोहम्मद और तुगलक दोनों एक दूसरे के अपोजिट। मोहम्मद का कैरेक्टर बहुत, अगर बात करोगे मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से, तो बहुत ही सही कैरेक्टर था। इसका कैरेक्टर थोड़ा अलग है, तो बिन आ गया, तो थोड़ा अपोजिशन वाला सिस्टम भी इसके अंदर है। तो ये ऐसे कुछ याद कर लेना। ये बरानी ने बोला, बदायूं ने बोला ही वाज फ्रीड फ्रॉम पीपल, पीपल वाज फ्रीड फ्रॉम हिम। तो दोनों तो पहले आपको मैंने याद करा दिया। अब आइए जरा कुछ और पॉइंट देखते हैं इसके बारे में, क्या क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपने मोरल के लेक्चर देखे हैं इकोनॉमिक्स के, तो आपको याद होगा कि मोरल के टाइम में सर ने आपको बताया होगा कि इस भाई साहब के टाइम में टोकन करेंसी वाला कंसेप्ट भी आया था। कॉपर कॉइन को बाद में सिल्वर करेंसी से रिप्लेस किया गया था। तो ऐसे करके इसने ना कई सारे नोबल एक्सपेरिमेंट करे जो इसके टाइम के हिसाब से बहुत आगे थे। तो ऐसे 4 एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ बात करिए। हिज, अब देखिए जरा 4 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से, जो 4 नहीं 5 एक्सपेरिमेंट, पांचों पांचों बहुत बड़े फेलियर थे। लेकिन अगर ये देखा जाए अपने टाइम के हिसाब से, मतलब बहुत ज्यादा आगे थे, क्योंकि उस समय टोकन करेंसी हालांकि उस समय नहीं चली, बट आप देख लो सिक्के वगैरह कितने बीच में पॉपुलर हुए। तो अपने टाइम से लगभग 200 साल आगे की चीजें इसमें सोच रही है। ऐसा क्यों सोच पाया? सोचो, देखो अभी तक का कोई भी सुल्तान इतना आगे क्यों नहीं सोच पाया जितना आगे ये सोच पाया? क्योंकि अकेला सुल्तान है, अकेला सुल्तान पूरे दिल्ली सल्तनत में जो पढ़ा लिखा था, बाकी सब गवार थे, बाकी सब वही थे, लड़ने जाते थे बस। तो ये तो इंपॉर्टेंट वैसे ही आपको पता चली गया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि अकेला सुल्तान है जिसको नॉलेज थी लिटरेसी की, ठीक है, रिलीजियस के बारे में, फिलोसफिकल एजुकेशन, सब कुछ इसकी बात, सब में खुद लिखने में बहुत अच्छा था, गुड कैलीग्राफर था। यहाँ तक इसके बारे में बात होगी। अब बहुत सारी बातें इसके बारे में मुझे करनी है, ध्यान से सुनते रहो। सबसे पहली चीज ये कि इसने जो पहला एक्सपेरिमेंट था जो इसका फेल हुआ, ये कि दिल्ली से चला गया देवगिरी, ठीक है, मतलब दिल्ली से अपनी कैपिटल गई देवगिरी। अब देवगिरी लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, दौलताबाद साउथ के अंदर,
क्यों गया? सो दैट ये साउथ पे ज्यादा बेहतर कंट्रोल कर सके। और एक्चुअल में बहुत सही भी था कि अगर आपकी कैपिटल साउथ में, क्योंकि बाद में देखो बाद वाले राजाओं के साथ ये दिक्कत हुई, औरंगजेब को उठा के देखो कि साउथ बहुत दूर पड़ जाता, तो वहां कैप्चर करना उनके लिए ऑलमोस्ट मुश्किल था। तो उन्होंने अलग अलग हैदराबाद में निजाम बैठा दिया, कहीं कोई बैठा दिया, बाद में उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना ली। तो ये अगर देखा जाए तो 18वीं सदी तक, मतलब अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम 13वीं सदी में बात कर रहे हैं, 14वीं सदी में, तो आने वाले 400 साल तक इसकी बात बहुत सही है कि अगर ऐसा कर देते सुल्तान तो बहुत फायदे में रहते। इसने किया, दिल्ली से देवनागरी लेके गया, और रास्ते में बहुत सारे लाखों में लोग मारे गए, क्योंकि 1500 किलोमीटर का सफर, खाने पीने के लोगों के पास कुछ नहीं, मारे गए। इनके तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्योंकि जब दिल्ली शिफ्ट कैपिटल शिफ्ट कर रहे पूरे पूरे लोग भी साथ जाते थे। देवनागरी पहुंचा, 2 साल तक वहां देवनागरी में पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की वहां मिली नहीं, तो इसने क्या बोला, चलो वापस चलते दिल्ली। तो फिर वापस दिल्ली लेके आ गया। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग रास्ते के अंदर ही मारे गए। तो एक तो इसका पूरा फील्ड एक्सपेरिमेंट रहा। फिर दूसरा, बहुत बड़ी आर्मी इसने स्टेबलाइज करी, ठीक है, ईरान और खुरासान, मतलब अफगानिस्तान साइड में जीतने के लिए। बट बाद में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ इतना ही जूझ गया, इसके पास टाइम ही नहीं मिला कि उधर जाके आक्रमण कर पाए। लाखों में आर्मी थी, लाखों में। तो इसने क्या करा, अपनी आर्मी को फिर डिसबैंड कर दिया, 1 लाख, और सोच देखो 1 लाख या 2 लाख करके आर्मी इसने डिसबैंड करी, उनको फ्री फोकट में 1 साल तक इसने पैसा दिया, बेमतलब का। तीसरा, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया 50%। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कितना था, 20%, इसने कितना कर दिया, 50%। इससे क्या होगा, इससे लोग हो गए, इसके खिलाफ रिवोल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और खास करके तब जब वहां किस, अच्छा ये 50% लैंड रेवेन्यू कौन सी जगह पे किया, ये किया दो देव, देव करके जगह है, गंगा और यमुना जो होते हैं ना, नदी के बीच वाला जो इलाका है उसको बोलता देव। और देव के अंदर दिक्कत क्या थी कि यहाँ के जो फार्मर पहले से ही फेमिन से और प्लेग से जूझ रहे थे, उस समय इनके ऊपर 50% टैक्स करना, ये लगान वाली मूवी देखिए, कुछ वैसे ही हो गया कि दुगना टैक्स वसूल करेंगे तुमसे। तो वो वाला सिस्टम, तो ये इससे रिवॉल्ट वगैरह काफी हुआ, इसकी जो पॉपुलरिटी खराब हुई और लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह करना चालू कर दिया। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फील्ड एक्सपेरिमेंट रहा है। तीसरा, टोकन करेंसी इसने इशू करी। इसने क्या करा, कॉपर के कॉइन इशू कर दिए और बोल दिया कि इसकी वैल्यू वही है जो सिल्वर के बराबर है। सिल्वर को, अब सिल्वर तो महंगा था, चांदी तो महंगा था, तो लोगों ने कॉपर के जो कॉइन है वो बहुत सारे बना लिए, रख ली, और सिल्वर के कॉइन पूरे मार्केट से उठा उठा के घर में रख लिया, उनकी जगह कॉपर के कॉइन चालू कर दिए, तो सिल्वर मार्केट से ही गायब हो गया। तो फिर इसने क्या करा, उसको बंद कर दिया और बोल दिया कि अब जिसके पास कॉपर के कॉइन है वापस लेकर आओ, मैं तुमको सिल्वर ला के दूंगा। दिया से सिल्वर के पैसे सिल्वर में वापस करा, तो पूरा पूरा से खजाना खाली हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा फील्ड एक्सपेरिमेंट था। और ये क्यों किया इसने, क्योंकि इसी के टाइम में कुबलई खान है जिसने चाइना के अंदर पेपर मनी इशू कर दी थी, तो इसने को ख्याल आया कि चलो मैं भी कुछ करता हूँ। तो ये थोड़ा देख लेना। साथ में इसने कुमायूं हिल को जीतने के लिए एक एक्सपेडिशन चालू किया जिसको बोलते हैं कोराचिल एक्सपेरिमेंट। ये भी पूरी तरह से फेल रहा, ये भी जीत नहीं पाया, और यहाँ भी इसको बहुत बुरी तरह हार का सामना करना, फाइनेंशियली भी और मैन पावर के हिसाब से भी। तो ये इसके 5 फेल एक्सपेरिमेंट रहे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए ना ये वाले आर्ट, ये एंशिएंट मिडाइवल के, ये मैंने इस तरीके से बनाए कि अभी हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर है उसका काम तो कर ही रहे, बट जब मेंस का पेपर आएगा ना, मेंस के अंदर जो एंशिएंट मिडाइवल का सिलेबस तो हमेशा होता है, तो हमें दोबारा मेंस के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं कहीं से भी, सारा मेंस का काम भी यही होगा, प्री प्लस मेंस सब कुछ यही होगा। तो इसी से मेंस का आंसर लिखेंगे। अरे यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के मेंस के क्वेश्चन लग रहा है इससे, समझे सारे क्वेश्चन। तो सोच के देखो, यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं बोल रहा मैं, यूपीएससी का पेपर भी छोड़ो, आप आरएस के लिए बात करें तो बहुत आराम से हो जाएगा। ये बोर्ड सफिशियंट है, सब कुछ है इसके अंदर। ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसे 4 एक्सपेरिमेंट को जरूर ध्यान रखना, इसके जो फेल एक्सपेरिमेंट है मैं उसको हाईलाइट कर दूँ, ये जरूर आपको याद होनी चाहिए। 4-5 कौन से थे, काफी इंपॉर्टेंट है, टोकन करेंसी वाला। लेकिन फिर भी ये भाई साहब मानेगा नहीं, इसकी टोकन करेंसी फेल होगी ना, फिर भी ये माना नहीं। तो इसने क्या करा, इसने एक और इंपॉर्टेंट है, इसने एक और करेंसी इशू करी, गोल्ड की कॉइन, जिसको बोलता है दिनार। एक और गोल्ड की कॉइन इशू करी, इसको क्या बोला था, दिनार। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत बाद में करा, ठीक है। दिनार बोला गया, दिनार किसने बोला, इब्न बतूता ने। तो गोल्ड के कॉइन भी इसने इशू करे, लेकिन लेटर बाद में। साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भाई साहब क्योंकि पढ़ा लिखा तो था ही, जब पढ़ा लिखा था तो इसने क्या इस्तेमाल करा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको क्या बोलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ अमीर खोई। अब मैंने याद है आपको पहले बताया कोली खोई, तो खोई होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। अच्छा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से फसल करे, तो उसके लिए इसने एक लोन सिस्टम चालू किया जिसको बोलता है तक्कावी लोन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तक्कावी लोन जो है किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये वाला यहाँ पे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कोई, तक्का भी लोन एग्रीकल्चर की का। साथ में अकेला किंग था जिसको एजुकेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से मिली हुई थी। साथ में इसके 5 एक्सपेरिमेंट जो फेल एक्सपेरिमेंट आपने देख लिए। इसके अलावा इब्न बतूता इसके टाइम पे ही आया था, इब्न बतूता जो फॉरेन ट्रेवलर था वो इसी के टाइम पे आया था, दिल्ली में आया, और दिल्ली में उसने एक्ट किया एज ए काजी। काजी का मतलब होता है जो जुडिशल जजमेंट देता है, तो काजी की तरह इसने एक्ट किया, बड़ी अच्छी बात है। साथ में इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी, सफरनामा रियाल। तो बहुत सारे जो भी उसके एक्सपीरियंस थे उसने इंडियन के अंदर, इंडिया के अंदर, वो सारे इसमें लिखे, सफरनामा। तो ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता की सफरनामा। तो याद रखा, इब्न बतूता जो है घूमता ही रहता था, तो उसने बुक छाप दी सफरनामा। अच्छा, ये पढ़ा लिखा और था कौन, अपने जो ये मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसने कुछ और चीजें कही, कुछ मॉडल फॉर्म बना कि आपके एक्चुअल में फॉर्म कैसे दिखने चाहिए।
तो वो मॉडल फार्म जो इसमें स्टेबलाइज किया, 64 स्क्वायर माइल्स के एरिया में बनाया, इस तरह के फार्म आपके होने चाहिए। साथ में कुछ चीजें भी बनाई इसने, जैसे सिटी ऑफ जहांपना। अब सिटी ऑफ जहांपना के बारे में आप जानते ही हो, क्या, फोर्थ सिस्टर ऑफ दिल्ली बताया मैंने आपको, जहांपनाबाद। तो ये सिटी ऑफ जहांपनाबाद। साथ में एक है आदिलाबाद, तो आदिलाबाद का किला भी इसने बनाया। तो ये दोनों ही आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद होनी चाहिए। फोर्ट ऑफ आदिलाबाद, सिटी ऑफ जहांपनाबाद। आइए जरा और आगे चलते हैं, छूटा तो नहीं ऊपर, सारे पॉइंट हो गए। आइए, ड्यूरिंग हिज लास्ट डे, अब इसे ये था कि इसके टाइम में जो साउथ इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। साथ में विजयनगर एम्पायर अलग हो गया, बहमनी किंगडम अलग हो गया, सल्तनत ऑफ मदुरई अलग है। हमें ये सब नहीं पढ़ना, हमें ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, बट ये विजयनगर क्योंकि क्लियर कट दिया हुआ है, तो ये हम अपन पढ़ेंगे। और इसके नोट्स पे मैंने काम करना चालू भी कर दिया है। तो इसके नोट्स भी मैंने एक्चुअली जो अपना ये जो एंशिएंट मिडाइवल वाला जो सेक्शन है, इसको बहुत क्लियर कट डिवाइड कर दिया कि हमें क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक है। जैसे अभी हमारा पहला टॉपिक क्या चला है, पहला टॉपिक चला दिल्ली सल्तनत। आज खत्म कर दूंगा मैं इसको भी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी दिल्ली सल्तनत की, पूरा पढ़ लेना आज का, आज इसको खत्म कर देना। इसके बाद जो सेकंड आएगा वो आएगा मुगल वाला, बाबर वगैरह वाला, और वो भी सिर्फ एक दिन का है, जितना ये पढ़ाइए उतना पढ़ाइए। तो ये भी एक दिन में हो जाएगा, एक दिन इसके लिए, एक दिन इसके लिए। तीसरा एक दिन मेरा जाएगा जो इस पर खर्च होगा, वो खत्म होगा सूफीज और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, प्लस इसके साथ में पढ़ूंगा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये क्लियर कट सिलेबस मेंशन है, तो एक दिन मेरा इसमें चला गया। अच्छा, विजयनगर जो है मुगल के साथ ही खत्म कर दो, विजयनगर को मुगल के साथ ही खत्म कर दो। फिर चौथा दिन जो जाएगा वो किसमें जाएगा, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और अपने म्यूजिक पेंटिंग जो मैंने नोट्स बना रखे हैं नितिन सिंघानिया से उसमें। तो टोटल मिला के 4 दिन, आज से मिला के, आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आने वाले 4 दिन के अंदर पूरा एंशिएंट मिडाइवल 5 नंबर का काम हमारा पक्का होगा। ज्यादा टाइम में नहीं दिया, सिर्फ 4 दिन के अंदर, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा वो जितना ही फोकट फोकट का दे रखा ना, कतई मत जाओ उसके पीछे, वैसे भी नहीं होने वाला। वो कुषाण, पल्लवा, चालुक्य, वो नविया ना होने वाला, बहुत सारे किंग है। यही पढ़ लो, यही बहुत है। और ये ऐसी चीज है जो आराम से याद भी हो जाती है, क्योंकि इनके नाम सुने सुने बहुत बार सुन रखे हैं। चलो, तो यहाँ तो हो गया, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इसमें कुछ खास नहीं है, इसने कुछ रिवॉल्ट वगैरह लगा, बट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देख लेना दोनों चीज कि सुल्तान वाज फ्री फ्रॉम हिज पीपल, पीपल फ्रॉम सुल्तान, किसने बोला। और मोहम्मद बिन तुगलक को मिक्सचर ऑफ अपोजिशन बोलते हो, तो नाम में देखा मोहम्मद बिन तुगलक। अब आता है काफी इंपॉर्टेंट रूलर फिरोज शाह तुगलक। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब जब भी तुम्हारे दिमाग में फिरोज शाह तुगलक आएगा, पहला ख्याल रहेगा सब फिरोज शाह कोटला मैदान। हाँ, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, मतलब सोच के देखो, इस बंदे ने स्टेडियम तक बनाया इसके नाम के ऊपर, तो इसने क्या क्या नहीं बनाया होगा। तो इसने भाई साहब, इसमें सिटी पे सिटी बना डाली। 300 नए शहर, इंडिया के 300 नए शहर किसने बनाए, फिरोज शाह तुगलक ने बनाए। एक तो ये दोनों पॉइंट मैंने फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या बोला था कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में जब भी दिमाग में ख्याल आएगा फिरोज शाह कोटला, मतलब भैया इसने मैदान तक बनाया, तो कितनी सारी सिटी बनाई थी। तो ये इस बंदे ने बहुत सारी सिटीज बनाई। उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है, उसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली, फिरोजाबाद। क्यों, क्योंकि फिरोजाबाद को क्या बोलते हैं, फिफ्थ सिस्टर ऑफ दिल्ली। बहुत सारी सिटीज हैं, तो फिर बहुत सारी सिटी बनाई है इसने। फिरोजाबाद बनाया, हिसार बनाया, जौनपुर बनाया, बट इंपॉर्टेंट कौन सी है, फिरोजाबाद। इस फिरोजाबाद को क्या बोलेंगे, फिफ्थ सिस्टर ऑफ दिल्ली, फिफ्थ सिस्टर ऑफ दिल्ली, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, फिफ्थ सिस्टर ऑफ दिल्ली। चलिए, तो आइए जरा इसके बारे में सारे पॉइंट देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट है इसके बारे में। अब पहले मैंने सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा वो मैंने मतलब यहाँ के टिक कर दिया, बट मैं यहाँ थोड़ा टिक करना भूल गया, एक सेकंड। मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट जाइए, ठीक है। अब आइए जरा, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैं जिक्र कर रहा था। तो उसके बारे में मैंने बताया बिल्डर सिटी, और उसके जो मेन सिटी जो इसने बनाई है वो ये वाली है, जिसको हम बोलेंगे फिरोजाबाद, और ये फिफ्थ सिस्टर ऑफ दिल्ली है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्क्रीन मुक रही है ना, ठीक है, तो मैं अब चालू करता हूँ दोबारा से। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैं जिक्र कर रहा था। तो ये मैं बताया कि बिल्डर ऑफ सिटी दिमाग में ख्याल आती है, फिरोज शाह तुगलक के दिमाग में ख्याल आती है बिल्डर ऑफ सिटी। साथ मैंने एक चीज बोला था स्टार्टिंग में कि जो सबसे पहला तुगलक था गयासुद्दीन तुगलक, उस गयासुद्दीन तुगलक ने इरिगेशन का काम स्टार्ट करा, बता था हमने इरिगेशन। बट उस इरिगेशन के काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके कौन गया, ये फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में 2 चीज दिमाग में सबसे पहले आएगी। इसने बहुत सारी सिटीज बनाई है, जिसमें इंपॉर्टेंट है फिरोजाबाद जो फिफ्थ सिस्टर ऑफ दिल्ली है, और साथ में इसने इरिगेशन के काम जो इसके दादा ने चालू किया था और गयासुद्दीन तुगलक ने, उसको ये नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। अब नेक्स्ट पे कैसे लेवल पे कैसे लेके गया मैं आपको दिखाता हूँ। इसने बहुत सारी कैनल्स और वेल्स जो है वो डग करी, बनाई, जिसमें सबसे लंबी कैनल थी राजवाही, ठीक है, जो सतलज से लेके हांसी तक थी। साथ में ये पहला सुल्तान था जिसने इरिगेशन टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, शर्फ।
अब भैया इतना सारी कैनल वैनल बना रहा है, पैसे लगा रहा है, तो बंदा पैसे तो लेगा ना तुमसे। तो इरिगेशन के ऊपर टैक्स इससे पहले कोई भी सुल्तान ऐसा नहीं, इरिगेशन पर मतलब पानी के ऊपर टैक्स कौन देगा यार? पानी, इसमें रिड्यूस करा, भाई कैनल बना रहा हूँ, और एक इतनी कैनल का जाल बिछा दिया इसने कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ स्टेट को। साथ में इसने एक और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क बनाया कि कहाँ पे कैनल बनना है, कहाँ पे नहीं बननी, लोगों के लिए कितना काम करना है, उसके बेसिस पे इसने डिपार्टमेंट ऑफ वर्क भी स्टार्ट किया। तो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना कि पहला सुल्तान जिसने इरिगेशन चालू किया, गयासुद्दीन तुगलक। पहला सुल्तान, देखो हमने पढ़ा ना गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, फर्स्ट सुल्तान है जिसने इरिगेशन वर्क चालू करा, गयासुद्दीन, पहला सुल्तान जिसने इरिगेशन वर्क चालू करा। लेकिन अगर पूछे कि कौन सा जिसने इरिगेशन में टैक्स लगाया, फिरोज शाह। क्यों लगाया? क्योंकि उसने बहुत सारी कैनल बनाई, और सबसे बड़ी कैनल कौन सी थी? उसी के नाम पे थी, उसी उसके नाम पे थी, राजवाई करके, ऐसा राजवाई कर देना। चलो, तो ये तो तुम याद कर ही लोगे, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, रेड वाले तो तुम वैसे भी याद करना, रेड वाले तो सारे इंपॉर्टेंट है। और ये और जरा देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने एक तेलुगु ब्राह्मण था, मतलब ब्राह्मण था, पर वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गया था, जिसका नाम था खान ए जहान मकबूल। उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, वजीर बनाया। जो सेकंड नंबर की पोस्ट हुआ करती थी उस समय, सबसे बड़ी पोस्ट तो होती थी नायब की, नायब के बाद जो सेकंड नंबर की पोस्ट होती वजीर। तो इतनी बड़ी पोस्ट पे इसने इस बंदे को उठाया, खान ए जहान मकबूल। तो ये थोड़ा सा देखना, खान ए जहान मकबूल करके जो बंदा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आप एक बार देख लो तो बहुत अच्छी बात याद हो जाता है, अच्छी बात है। साथ में इसने बंगाल के ऊपर भी 2 बार अटेम्प्ट कर जीतने की, नहीं जीत पाया। इस और बंगाल को दोनों बार बंगाल से हार का सामना करना पड़ा मजबूरी। फिर इससे हुआ क्या कि बंगाल दिल्ली से पूरी तरह से आजाद हो गया। फिर इसने जहाज नगर उड़ीसा के अंदर भी कंपेन करी, वहां से 1300 संस्कृत के मनुस्क्रिप्ट उठा के लाया, जिसको, अच्छा वहां से नहीं, एक्चुअली 1300 संस्कृत के जो मनुस्क्रिप्ट है वो उससे कलेक्ट करी ज्वालामुखी टेम्पल लाइब्रेरी जो हिमाचल प्रदेश में, वहां से। और इस 1300 संस्कृत के जो मैन्युस्क्रिप्ट में जो भी लिखा हुआ था उसको कन्वर्ट किया पर्शियन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ अरीजुद्दीन खान। तो अरीजुद्दीन खान ने कन्वर्ट करा, उसको नाम दिया डिलेल ए फिरोशाही। दलाल, डिटेल डिटेल तो नहीं हो गई क्योंकि इंग्लिश तो समय थी नहीं, तो डिलेल ए फिरोशाही कुछ ऐसे करके इसने छाप दी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि डिलेल ए फिरोशाही क्या है। अजरुद्दीन खान ने इसको पब्लिश करा पर्शियन में, ये संस्कृत में जो भी मैन्युस्क्रिप्ट थे उनका कन्वर्जन है। साथ में थोड़ा सा ये फिरोज शाह जो तुगलक है, ये थोड़ा सा रिलीजियस ज्यादा था, उलिमास को ज्यादा मानता था, उलिमास का मतलब मौलवी वगैरह, तो उनको ज्यादा मानता था, इसलिए इसकी वजह से इसने क्या करा, जजिया को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ। खैर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। औरंगजेब, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक को औरंगजेब और सिकंदर लोदी का प्रिकॉशर बोलते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसको प्रिकॉशर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा औरंगजेब है और जैसा सिकंदर लोदी है वैसा ही है। इसका मतलब रिलीजियस टॉलरेंस इसके नाम की बिल्कुल भी ये नहीं करता है। दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करना, मारना, लोगों को कन्वर्ट करना, वो इसका वो भी काफी हद तक इसके अंदर भी वही चीज थी। तो याद रखिएगा 3 लोग थे ऐसे पूरे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, या मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर, जो रिलीजियस टॉलरेंस जिनके अंदर ना के बराबर थी, औरंगजेब, सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक। आइए आगे चलते हैं। वुमेन को मना कर दिया कि जितनी भी औरतें हैं, मुसलमान औरतें, वो कहाँ नहीं जा सकती, कोई भी संत जो होता है, जैसे मान चलिए निजामुद्दीन की दरगाह है या अजमेर की दरगाह है, तो वहां नहीं जा सकती, तो इसने मना कर दिया। ठीक है, एक चीज तो ये। साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने जो किया, कहाँ गया, खुद को बोला डेप्यूटी ऑफ द खलीफा ऑफ इजिप्ट। मतलब इसने बोला कि मैं किंग नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, जो खलीफा है ना इजिप्ट के, उनका डेप्यूटी हूँ। मतलब ये वही बात हो गई कि जो बलवन ने क्या बोला था, राइट हैंड बोला था, बलवन ने अपने आप को राइट हैंड बोला, और ये क्या बोला है, खलीफा, अपने आप को डेप्यूटी बोल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, बोले। साथ में से इक्तदारी सिस्टम को वापस से रिवाइव करा। इक्तदारी सिस्टम वही जो नोबल्स को जमीन दी जाती थी, और उसको हेडेड कर दी। हेडेड मतलब अब जिनको मिल रही है उनके बेटे बेटी को ही मिलेगी आगे जाके। साथ में एक और चीज इसने हेडेड करी, जितने भी सोल्जर्स थे उनको रिक्रूटमेंट भी कर दिया, और आने वाले टाइम में सोल्जर्स उनके बेटा बेटी ही बनेंगे, मतलब बेटे ही बनेंगे। तो ये 2 चीज इसने हेडेड कर दी। साथ में 2 नए तरह के कॉइन यूज करे, जिसको आधा और बिच बोलते हैं। बिच, आधा, आधा का मतलब पता चला 50%, जिसमें 50% जीतल मिला होता था, और बिच में 23% जीतल मिला होता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया, इतना सब डेटा काफी है। साथ में कुछ रेवेन्यू के लिए टैक्स वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, जिसमें था खर्च खर्च खर्च, जक़ात, खम्स। खर्च का मतलब होता है जो भी प्रोड्यूस है उसका 10%। जक़ात का मतलब होता है जो मुसलमान अपनी मर्जी से देते हैं, मतलब होता है ना कि जितना आप कमा रहे हो उसका कुछ परसेंट लोगों में दान कर दो। और खम्स का मतलब क्या होता है, 20% स्पॉइल्स ऑफ द वार। तो वॉर में जो भी खर्चा रखा उसका 20% आप कुछ बना के कुछ ऐसा था। तो खम्स वॉर से है, जक़ात, और खर्च जो है 10% ऑफ द प्रोड्यूस। फिर आगे चलते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो ये फिरोज शाह तुगलक था ना, इसके पास 1,80,000 स्लेव थे, 1,80,000, इतने बड़े स्लेव थे। तो उस स्लेव के लिए इसने क्या करा, अब भाई 1,80,000 को रखेगा कैसे, खिलाएगा क्या, तो उनके लिए इसने बोला कारखाना, रॉयल फैक्ट्रीज। तो वहां इसने स्लेव को काम दिया और वहां काम करते थे। ये जो कारखाना होता था ये किसके अंडर होता था, दीवान बंदगान, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द स्लेव। अब देखो मेरी बात सुनना, बंदी बना कर रखना, तो बंदी से आ जाएगा बंदगान। तो जब भी आएगा दीवान बंदगान,
डिपार्टमेंट ऑफ द बंदगान, ये क्या है सर? ये स्लेव का डिपार्टमेंट। और इसका ऑफिस इंचार्ज कौन हुआ था? वकील इदार। तो वकील इदार एक्चुअली इसको कंट्रोल करता था। दार से याद कर लेना कुछ करें, ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है। 300 नए टाउन बनाए फिरोजाबाद, उसमें इंपॉर्टेंट है। जौनपुर भी है। जौनपुर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि जौनपुर जो है बाद में इसको कैपिटल बनेगी शरीकी डायनेस्टी का। तो शरीकी किंगडम आएगी, एक शरीकी किंगडम आने वाली है। और ये जो शरीकी किंगडम है इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे लोधी डायनेस्टी वाले। तो जब बहलोल लोधी आएगा ना, बहलोल लोधी इसको कैप्चर कर लेगा शरीरी किंगडम को, क्योंकि ये थोड़ा सा मुस्लिम से अलग थे। मुस्लिम थे बट इनके थोड़ा अपने थोड़े अलग ही ट्रेडिशन थे। और ये जो दिल्ली वाले मुस्लिम थे इनको मुस्लिम मानते नहीं थे। कुछ इस तरह से आप याद रहने तरीके से याद कर सकते हो। तो जौनपुर जो है वो शरीकी किंगडम की कैपिटल होने वाली है आने वाले टाइम में। और शरीकी आगे इंपॉर्टेंट है, बहलोल लोधी के टाइम पे ये काम का पॉइंट रहेगा, थोड़ा सा दिमाग रखना। जौनपुर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सिराज ऑफ द ईस्ट। एक टाइटल मिला हुआ है जौनपुर को, सिराज ऑफ द ईस्ट। आइए, जामा मस्जिद कुतुब मीनार को इसने रिपेयर करा किसने भाई? 300 सिटी बना दी, बहुत कुछ बनाया। पर साथ में जामा मस्जिद कुतुब मीनार का रिपेयर काम भी किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। साथ में दीवान खैरात। दीवान खैरात का मतलब क्या है? जो खैरात से पता चला, खैरात आपने कई बार सुना होगा कि मैं खैरात दे रहा हूँ। खैरात का मतलब होता है लाइक किसी को पैसा देना, भीख देना, ठीक है। तो दीवान खैरात को बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। ये इसी ने स्टेबलाइज करा। फ्री हॉस्पिटल बनाए, मैरिज ब्यूरो बनाए, जो मुसलमान औरतें थी, बच्चे थे मुस्लिम, पुअर मुस्लिम, उनके लिए, ठीक है। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि जो अशोकन पिलर थे, खासकर तोपरा और मेरठ, उससे इसने मंगा लिया कि लेके आऊंगा अशोकन पिलर। इतनी इंपॉर्टेंट चीज अशोकन पिलर, वो वहां क्या कर रहा है, वो दिल्ली में होना चाहिए। तो अशोकन पिलर को तोपरा और मेरठ से बुला के इसने दिल्ली मंगवा लिया, अपने पास दिल्ली के अंदर रख दिए। साथ में इसने खुद ने भी किताब लिखी, फतुवत ए फिरोज शाही। तो ये तो बड़ा ही आसान है, इसमें आप भी बड़ा इजीली याद कर लोगे अगर आ जाता है कि फिरोज शाह की कौन सी किताब उसने खुद ने लिखी। तो नाम से पता चला, फितुवत, फतुवत ए फिरोज शाही, तो खुद ने लिखी है, ठीक है। तो अब आते हैं दो, बरानी नाम का बंदा था, इसने भी दो किताबें लिखी। यस, तारीख ए फिरोज शाही, ये वही तो है ना जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के 4 ऑर्डिनेंस बताया गया। यस, ये वही है, तारीख ए फिरोज शाही। साथ में इसने एक किताब और लिखी, फतुआ ए जहांदरी। फतुआ ए जहांदरी, तो 2 बुक है, ये बरानी की है। साथ में ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लाम है, इसने भी एक किताब लिखी, फतू उस सुलातीन, ठीक है। अब आइए जरा, इतना सारे पॉइंट पढ़ तो ली, याद क्या करना है वो तो आता है। देखो, वैसे याद करने वाले पॉइंट मैंने रेड से कर रखे हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक तो है कि बिल्डर ऑफ सिटीज टाइटल किसको मिला हुआ है? इसको मिला हुआ है, ठीक है। 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर आया, कन्वर्ट करा। किसने कन्वर्ट करा? अजरुद्दीन ने, अरीजुद्दीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कन्वर्ट करने के बाद उसका नाम क्या लिखा गया? डिलेल ए फिरोज शाही। पहला सुल्तान था जिसने इरिगेशन टैक्स इंपोज करा, इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी कैनल का नाम क्या था? राजवाही। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क भी किसने स्टेबलाइज करा? इसी ने करा, ठीक है। 2 सिस्टम इसने हेडेड बनाए, दोनों सिस्टम इंपॉर्टेंट। कौन कौन से सर? एक तो इसने बनाया होगा कि जो सोल्जर से हुआ, एक क्या बनाया होगा? एक इसने जो पहले इक्केदारी सिस्टम चला रहा था पहले टाइम, कौन सा? किसने यूज किया था? ये तो इल्तुतमिश ने किया था, हाँ, इल्तुतमिश वाला। तो इल्तुतमिश वाला जो इक्तदारी सिस्टम था उसको इसने हेडेड कर दिया। साथ में कुछ 2 नए कॉइन इशू करे, दोनों कॉइन इशू हुए, इंपॉर्टेंट है। और कुछ रेवेन्यू इंपॉर्टेंट का, रेवेन्यू तो आप देख लेना, आपको याद हो जाए, ठीक है। खैरात जगह होगा, ठीक है। ये दो देख लेना कॉइन, आधा मतलब 50%, बिच मतलब 23%। साथ में खुद को क्या बोलता था? डेप्यूटी बोलता था। ये डेप्यूटी बोलता था। बलवन क्या बोलता था? बलवन राइट हैंड बोलता था। इल्तुतमिश ने तो मंसूर दिया था। अच्छा, इसके इल्तुतमिश के अलावा मंसूर और किसने मांगा था? आपने सब कुछ बताया था स्टार्टिंग में। हाँ, मैंने बोला था 2 बंदे और थे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह। इसका मतलब ये जो बंदा है फिरोज शाह, इसने भी मंसूर लिया है। हालांकि वो लिखा नहीं है क्योंकि मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा बाद में। तो 3 बंदे थे जिसने मंसूर लिया था। इससे खलीफा से कौन कौन थे? फर्स्ट इल्तुतमिश, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तो खुद को डेप्यूटी भी बोलता था खलीफा का, खुद को राजा नहीं बोलता था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आइए यहाँ पे, कारखाना बनाया। कारखाना किसके लिए बनाया? स्लेव के लिए बनाया। कारखाने को क्या बोलता है? दीवान ए बंदगी, बंदगान, बंदगा मतलब बंदगी जो है उसके लिए। 300 नए टाउन बनाए जिसमें फिरोजबाद इंपॉर्टेंट है। दीवान ए खैरात स्टेबलाइज किया, किसके लिए? चैरिटी के हिसाब से। अशोकन पिलर को मंगवा लिया इसने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसमें अगर कुछ याद रखना चाहे तो इसकी जो किताब है ये वाली, दीवान फिरोज शाही, ये फतुवत फिरोज शाही, ये रख लेना। और तारीख फिरोज, ये 2 किताब याद कर लेना, बाकी ये तुमसे याद होगी नहीं। ये फतुवा जहांदरी और फितुवल सुल्तानी, अगर देख लेना, कोशिश करना याद हो जाए, अच्छी बात है। पर ये 2 तो कम से कम याद कर ही लेना। फिर मोहम्मद खान के बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक शाह, अकबर, ये सब बकवास। फिर तो बहुत सारे आते हैं, कोई लेना देना कुछ नहीं, सब कटाओ, ठीक है। नसरुद्दीन आता है वापस से। तो नसरुद्दीन टाइम में तैमूर का इन्वेजन हो जाता है, तैमूर लंग का इन्वेजन हो जाता है, ठीक है। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है दौलत खान में। दौलत खान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आखिरी है, तुगलक डायनेस्टी का लास्ट किंग है। इसको कौन मार देता है? खिजर खान। खिजर खान कौन है? मुल्तान का गवर्नर है, जो बाद में स्टेबलाइज करेगा सईदी डायनेस्टी। तो इसी के साथ में तुगलक डायनेस्टी का चैप्टर हो गया क्लोज। तो तुगलक डायनेस्टी में पहला कौन सा था सर? पहला था गयासुद्दीन तुगलक। क्या किया सर? गयासुद्दीन तुगलक ने खुद को गाजी बोला, जी फॉर गयासुद्दीन, जी फॉर गाजी। अच्छा सर, इसने इरिगेशन का काम चालू करा। अच्छा, इरिगेशन में टैक्सेस लगाया, उसके बाद में फिरोज शाह लगाएगा।
अच्छा, गैसुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट? हाँ, 2 ही पॉइंट है कि इसने ये काम चालू हुआ, इसने काम चालू हुआ, मेन तो यही थे। अच्छा, और कोई पॉइंट? अब आता है दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बिन का मतलब क्या है? ये अपने लोगों के बिना, लोग इसके बिना। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक मिक्सचर है अपोजिशन का, तो ये दो तो इसको टाइटल में, एक मिक्सचर ऑफ अपोजिशन बोला बरानी ने, और ये लोगों से फ्री, लोग इससे फ्री, ये बोला बदायूं ने। अच्छा, और क्या है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में? कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मंसूर लिया था खलीफा से, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या पॉइंट है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और क्या पॉइंट होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है? बस, और छोड़ो, जो भी दिन बता रहा है, मेन मेन पॉइंट तो ये मुझे नजर आ रहे हैं, बाकी और छोटे छोटे पॉइंट और देख लेना है। हाँ, एक तो ये तुगलकाबाद बनाएगा, इस पीछे बराबर तुगलकाबाद होगा जो अच्छा, ये तुगलकाबाद तो इसने बनाया, गयासुद्दीन तुगलक, मैं भी गलत बोलने वाला था। इसने कौन सी सिटी बनाई? इसने बनाई जहांपनाबाद। तो ये थोड़ा सा, इसको कैसे याद करें यार? मोहम्मद बिन तुगलक, पहले ने गयासुद्दीन तुगलक बनाई तुगलकाबाद, और जो सेकंड नंबर पाया ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसने बनाई जहांपना। और कुछ भी याद करो, सेकंड नंबर पाके जहांपना, ठीक है। आदिलाबाद बनाया, मॉडल फार्म्स बनाए, साथ में तक्का भी लोन दिया, दीवान अमीर खोई कोली वाला, इसने जो सिस्टम एग्रीकल्चर वाला, अकेला सुल्तान था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये सबसे अच्छा एक तरीका करना है इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक का जब भी जिक्र है ना, तो सबसे पहले बिन से 2 पॉइंट बना लें, तो दूसरा बोला कि मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा था। अब जैसे पढ़ा लिखा है, सारे पॉइंट दिमाग में आ जाएंगे। इसने पढ़ा लिखा था, उसने टोकन करेंसी इशू करी, टोकन करेंसी फेल होगी, फिर उसने गोल्ड करेंसी इशू करी, जिसको इब्ने बतूना ने दीनार बोल दिया। सब पढ़ा लिखा था, तो उसने कई सारी और भी चीजें करी, इसने मॉडल फॉर्म बनाए, उसने तकावी लोन इशू करे, दीवाने अमीर खोई जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वो इसने बनाया, ठीक है। ऐसे करके 2-4 पॉइंट, मतलब ये सारे पॉइंट जो है कि थोड़ा सा एक छाप आपके दिमाग में छप जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। फिर फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि सिटीज बनाई है, ठीक है, बिल्डर ऑफ सिटीज था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में और क्या पॉइंट है कि ये थोड़ा सा औरंगजेब जैसा ही था, तो उसके बारे में 2 पॉइंट पता चल जाएंगे। और क्या हो सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में इसने फिरोजाबाद बनाया, जो मेन इंपॉर्टेंट सिटी यही थी। तो इस तरह से 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो शायद ये सारे के सारे पॉइंट हमारे दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। इरिगेशन का काम इसमें जो दादा ने चालू किया था, वो नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, उस पर टैक्स भी लगाया इसने भाई साहब ने। इसके बाद स्लेब बहुत ज्यादा थे, तो स्लेब की वजह से उन्होंने कारखाना खोला, जिसमें दीवाने बंदगान नाम दिया गया। अशोकन पिलर को मंगवा लिया इसने, क्योंकि सिटी का बहुत बड़ा फेमस है, तो सिटी बनाई थी, तो ये चाहता था कि दिल्ली सबसे अच्छा दिखे सारी सिटियों में, तो अशोकन पिलर को इसने तोपरा मेरठ से मंगा लिया वापस। खुद ने किताब लिख दी, फतूवत फिरोज शाही, बरानी में उसके ऊपर किताब लिखी, और मलिक इस्लाम ने भी उसके ऊपर किताब लिखी। लास्ट कौन था? लास्ट था दौलत खान। दौलत खान को मारा किसने? खिजर खान। खिजर खान आता है सईदी डायनेस्टी में। सईदी डायनेस्टी में इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने कोई टाइटल, सुल्तान का टाइटल नहीं है। इसने बोला मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं हूं रायत ए आला। इसने सुल्तान किसको बोला? तिमूर को। तिमूर लंग जो था, जो है इन्विजन हुआ था, इसने बोला एक्चुअल सुल्तान तो वही है। तो जो खुतबा होता था या जो भी कॉइन होते थे, वो किसके नाम पे इशू करे? इसने तिमूर के नाम पे, खिजर खान ने। बस। तो सबसे अच्छी चीज ये सईदी डायनेस्टी के बारे में कि इसमें सिर्फ एक ही किंग हमको याद करना है, बाकी कोई पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, बाकी कोई नहीं पढ़ना। बाकी ये सब छोड़ दो, सिर्फ इतना से याद रखना क्योंकि आपको पता है पहला और आखिरी हमें पता होना चाहिए। तो लास्ट कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। तो सईदी का पहला तो खिजर खान, लास्ट में अलाउद्दीन। और ये अलाउद्दीन खिलजी जैसा नहीं, ये वीकेस्ट है, बहुत कमजोर था। तो इसी का वजीर था हमीद खान। उसने इन्वाइट करा बहलोल लोदी को कि आओ भाई साहब, तुम आओ, ये कहाँ अलाउद्दीन अलाउद्दीन के चक्कर में पड़ रहे हैं, आओ और आप जीतो यहाँ पे। तो बहलोल लोदी, जो लोदी डायनेस्टी, जो अफगान से यहाँ पे आया था, अफगानिस्तान था ये, अफगानी बहलोल लोदी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक जितने भी आपने पढ़े हैं, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, चाहे वो खिलजी डायनेस्टी हो, चाहे वो सईदी डायनेस्टी हो, चाहे वो तुगलक डायनेस्टी हो, सब के सब तुर्की है, ए टू जेड। अभी तक कहीं भी अफगान के पिक्चर नहीं पड़ी। ये जो बहलोल लोदी है, ये है अफगानिस्तानी। कौन है ये? अफगानिस्तानी। किसने बुलाया? हमीद खान ने। तो पहला अफगानिस्तानी इन्वेडर कौन आया? बहलोल लोदी। किसने बुलाया? हमीद खान ने। आइए जरा। तो बहलोल लोदी जो है फर्स्ट अफगान रूलर है। अभी तक सारे सारे तुर्क हुआ करते थे। किसने बुलाया इसको? हमीद खान ने बुलाया था। किसके खिलाफ? अलाउद्दीन आलम शाह के खिलाफ। तो अब इसके बारे में क्या क्या पॉइंट है कि ये एक्चुअल में संत था, पीर था ना, पीर संत, ये संत था, तो ये कोई राजा वाजा नहीं था। तो ये आया, बैठा, इसके बाद अच्छे खासे फॉलोवर थे, सेना वेना थी, इसलिए ये सिंहासन में बैठा नहीं, क्योंकि अपने को राजा नहीं मानता था, ये अपने को क्या मानता था? पीर। काफी सारे अच्छे काम भी किए, बट मैंने बताया ना कि इसका दिक्कत थी, शाही की डायनेस्टी बन गई थी जौनपुर के अंदर। तो ये शरी की डायनेस्टी मुस्लिम से अलग ही चलते थे, इनके वो अलग ही रूल्स रेगुलेशन थे। तो इसने पूरी पूरी शरी की डायनेस्टी को एनेक्स कर लिया। साथ में बहलोल कॉपर कॉइन भी इसने इशू करे। तो 3 पॉइंट है इसके बारे में, 3 ही एक्चुअल 4 पॉइंट है कि बहलोल लोधी पहला अफगान रूलर है, सिंहासन पे बैठा नहीं है, खुद को क्योंकि अपने आप को पीर बोलता था ये, बहलोल के कॉपर कॉइन इशू करे, और साथ में सरी की डायनेस्टी को इसने अनेक्स कर दिया। बस। आइए आगे चलते हैं। सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी सर, ये कहीं वो तो नहीं है जो आपने 2 मिनट पहले बोला था फिरोज शाह के टाइम पे कि प्रिकॉशर ऑफ औरंगजेब एंड सिकंदर? हाँ। तो ये सिकंदर लोधी कौन है सर? ये तो फिर कट्टर होने वाला। हाँ, ये कट्टर है, ये थोड़ा सा कट्टर टाइप का है, ठीक है। तो रियल नेम क्या था? रियल नेम था निजाम खान, ठीक है। इसकी जो मम्मी थी वो हिंदू थी। पूरा का पूरा बिहार इसने कैप्चर कर लिया, ठीक है। पूरा पंजाब से लेकर बिहार तक इसकी पूरी एम्पायर हुआ करती थी। नया मेजरमेंट का यास्टिक इंट्रोड्यूस करा, गज ए सिकंदर शाही। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है लैंड का मेजरमेंट चालू किसने करा? सर लैंड का मेजरमेंट चालू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या नाम दिया था? बिस्वा। बिस्वा मेजरमेंट की यूनिट जो थी।
इसने भी लैंड का मेजरमेंट की यार्डस्टिक, मतलब इसने एक होता है कि एक मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, ठीक है, उसको बोला इसने गज ए सिकंदरी, 32 डिजिट का हुआ करता था यार्डस्टिक करके। साथ में ऑडिटिंग और अकाउंट का भी इसने एक नया सिस्टम चालू करा। तो खासकर तुम ये जरूर याद रखना, गज ए सिकंदरी क्या है, न्यू मेजरमेंट यार्डस्टिक है, किसने इंट्रोड्यूस करा, सिकंदर से याद रखना, सिकंदर ने। हिंदू के खिलाफ लिटिल टॉलरेंस था, जजिया को इसने वापस रीइंपोज कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिकंदर लोधी ने ही आगरा स्टेबलाइज करा, ठीक है। साथ में इसने पोएम भी बड़ा शौक था पोएम लिखने का, तो इसने एक पोएम लिखी पर्शियन के अंदर, जिसको कहते हैं गुल रखी, मतलब इतना बड़ा गुल खिलाया कि इसने पोएम कर दी, ऐसे कुछ याद कर लो। साथ में एक जासूसी के लिए एक एफिशिएंट सिस्टम भी इसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही। ये थोड़ा सा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मुहर्रम अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहता ही है, तो मुहर्रम जो था ना, जैसे ताजिया निकलते हैं, जो ताजिए का जो चलन है वो चालू हुआ था तैमूर लंग के टाइम पे। उसका भी पीछे हिस्ट्री क्या है ताजिए की, कि तैमूर लंग एक्चुअली हमेशा जाता था मक्का साइड में विजिट करने के लिए, बट एक बार वो बीमार पड़ गया तो जा नहीं पाया। तो वो जा नहीं पाया, तो वही उसी के मंत्री ने क्या करा कि बिल्कुल जैसे वहां पे जाता ना, उसी की शेप में बनाया यहाँ पे ताजे टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखा के, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि, और वही ताजे इसको, तो उसको थोड़ी फील आ गई कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा मुहर्रम वाली फील आ गई, तो उसी से ताजे चालू हो गया तैमूर के टाइम पे। बट इसने मना कर दिया, किसने, सिकंदर लोधी ने, क्योंकि ताजे वाजे ये सब कुछ हराम है, इस्लाम के अंदर इसको वैलिड नहीं है, और ये लोग अपना पनिश करते हैं वगैरह। तो उस हिसाब से इसमें अभी भी आप देखोगे तो मुस्लिम के अंदर 90% मुस्लिम ताजियों को फॉलो नहीं करते, इसको गलत मानते हैं, कुछ लोग निकालते हैं। तो ताजिया बंद किसने किया था, ताजिया बंद किया था सिकंदर लोधी ने। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजिक वर्क था इसके टाइम का, वो है लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत, लहजत, लहजत, अब नाम सोचा लहजत, लहजत का मतलब है ये म्यूजिक से रिलेटेड है। तो म्यूजिक के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था जो सिकंदर लोधी के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो लहजत ए सिकंदर शाही, ठीक है। तो सिकंदर के बारे में कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट आए सर, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये सिकंदर के बारे में, ये भाई साहब ने गज ए सिकंदरी करके न्यू मेजरमेंट यार्डस्टिक इंट्रोड्यूस करी, अच्छा। आगरा फाउंड करा, ठीक है। गुल रखी इसने करके पोएम लिखी, ताजिया इसने प्रोबीट करे, लज्जत ए सिकंदर शाही जो म्यूजिक के ऊपर वर्क है वो इसी के टाइम पे प्रिपेयर किया गया। साथ में एक है बरीद ए मुमालिक, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो उसके हेड को बोलता है बरीद ए मुमालिक, देख लेना, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आते हैं लास्ट किंग का पूरे दलदली सल्तनत, वो है इब्राहिम लोदी। आखिरी किंग कौन सा है, इब्राहिम लोदी। अगर तुम लोगों को मेवाड़ का मेरा लेक्चर याद है, तो मेवाड़ के लेक्चर में मैंने बताया था इब्राहिम लोदी और सांगा की बैटल के बारे में, याद आया। तो इब्राहिम लोदी की बैटल किससे हुई थी, सांगा, और सांगा ने इसको डिफीट भी किया था, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी हैज बीन डिफीटेड बाय सांगा, ठीक है, एक हो गया। साथ में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था, रिप्रेसिव था, अपने नोबल्स की खुलेआम इंसल्ट कर देता था, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया, और अकेला ऐसा सुल्तान है पूरे हिस्ट्री में जो बैटल फील्ड में मरा, कोई भी सुल्तान आज तक कभी भी बैटल फील्ड में नहीं मरा दिल्ली सल्तनत के, ये अकेला था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई, अकेला सुल्तान है जिसको मार दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बाबर जो था, बाबर को बुलाया किसने, बाबर मुगल था, बाबर को बुलाया किसने, बाबर को बुलाने के पीछे दो लोग थे, दौलत खान लोधी और आलम शाह। ये कौन है, दौलत खान लोधी एक्चुअली गवर्नर है पंजाब का, जो आलम शाह है ये अंकल है इब्राहिम का, तो इसी का चाचा। तो आलम खान जो है और दौलत, ये दो बंदे हैं, इन्होंने बाबर को इन्वाइट किया कि भैया तुम आओ और आके इसको निपटाओ, किसको, ये जो बैठा हुआ है इब्राहिम लोधी, खत्म करो इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपने नोबल की इंसल्ट करता था, ओपनली इंसल्ट कर देता सबके सामने। फर्स्ट बैटल पानीपत, इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का चैप्टर होता है क्लोज। अब आता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर, जैसे सुल्तान टाइटल है, सबसे पहले सुल्तान टाइटल किसने स्टार्ट किया, तुर्की रूलर ने। और पहला बंदा कौन था जिसने सुल्तान टाइटल लिया, तो वो था महमूद ऑफ गजनी, जिसने सुल्तान टाइटल अडॉप्ट करा, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मंसूर किस किसने अडॉप्ट करा, ये तो मैंने बता ही रखा था, बट फिर भी यहाँ सब कुछ कंपाइल किया हुआ है। मंसूर लिया इल्तुतमिश ने, महमूद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, याद हो जाएगा। आइए दीवान ए अर्ज, ये किससे रिलेटेड है, अर्ज फॉर आर्म, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी कि ए आर जेड, अर्ज का मतलब होता है आर्म वाला, कोही का मतलब क्या बताता, कोही का मतलब कोहली, कोहली का मतलब एग्रीकल्चर। अच्छा एक मैंने आपको दी कि मस्तक, मस्तक राज, तो मस्तक राज का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू वाला। एक आ रहा था बंदगान, बंदगान बताया था स्लेव के लिए, ठीक है। अच्छा एक आएगा दीवान ए वजीरत। अब देखो वजीरत जो है, वजीरत, वजीरत का मतलब है वसीहत। अगर आपको बोलता है दीवान ए वजीरत, तो देखो वजीरत का मतलब क्या होता है, वसीहत, ये दिखा ना वजीरत, दीवान ए वजीरत, वसीयत, वसीयत से, वसीयत का मतलब सब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऐसे याद कर लेगा, ठीक है। तो दीवान अर्ज को स्टेबलाइज किसने किया था, इसका बलवन का टाइम पे स्टेबलाइज हुआ था, ये ध्यान रखना, बाद में इंप्रूव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीवान अर्ज किसने स्टेबलाइज किया, बलवन ने, बाद में इसको अलाउद्दीन खिलजी ने इंप्रूव करा। दीवान वजीरत क्या है सर, वजीरत तो सर उसके लिए पैसों के हिसाब से, फाइनेंस के लिए। अच्छा किंग सुल्तान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी होती थी, नायब, और नेक्स्ट पोस्ट क्या है, वजीर। फिर आता है दीवान ए रिसालत, रसालत। अब देखो ये रसालत कैसे रखोगे, रस,
तो उस समय के जो भी उलेमास होते थे वो लोगों से पता क्या बोलते थे कि तुम धर्म में आ जाओ, तुम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लो, तुमको बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत ही रसीला है, ऐसे कुछ करेगा, रस वाली चीज है, मतलब रिलीजन में आओगे तो रस, तो रस से ऐसे आता है ना, रस मतलब मजा। अमृत से याद कर लो कि वो अमृत भी एक रसी की तरह ही है, तो वो कहाँ मिलेगा, वो धर्म के अंदर मिलेगा। तो रसालत रिलीजन से जुड़ा हुआ है। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीजें बोली हुई है। अलाउद्दीन ने चेहरा एंड देख सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, पहले बात कर चुके। अब ये इंशा, दीवान ए इंशा, दीवान ए इंशा को बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग, जो लेटर का आदान प्रदान करते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, आई फॉर इंशा, आई फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम, कॉरस्पॉन्डिंग का काम, ठीक है। अच्छा, उस समय प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या हुआ करती थी, चल सुल्तान तो सबसे टॉप मोस्ट है, बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबसे ऊपर तो होता था प्रोविंस, प्रोविंस के नीचे होता था सिका, सिका का मतलब डिस्ट्रिक्ट, सिक्स बोलते हैं सिक्स, और इसके नीचे होता था परगना, परगना के नीचे होता था विलेज। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मतलब उस समय स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक तहसील, तहसील के अंदर भी गांव, ऐसे है। तो उनका नाम देख लो, प्रोविंस, सिक्स, परगनाज और विलेज। प्रोविंस किसके कंट्रोल में होगा करती थी, इकतास, इकतास वो नोबल जो होते थे वो प्रोविंस को कंट्रोल करते थे, चीफ मिनिस्टर सर मान लो। अच्छा, और उसके बाद कौन होता था सर, उसके बाद सिक्स को कौन कंट्रोल करते थे, सिकदार। परगना को कौन कंट्रोल करते थे, अमील, अमील कौन है, अमील जो है परगना का हेड है, ठीक है। अमील कौन है, परगना का हेड, अमीर, अमीर से आना अमीर, ये भाई अमीर भाई साहब है अमीर। तो जो हेड होते थे परगना में उसको बोलते थे। और विलेज को कौन हेड करते थे, चौधरी या मुकद्दम, चौधरी और मुकद्दम गांव को हेड किया करते थे। आइए जरा इकोनॉमी की बात करते हैं। तो तीन तरह के मेन वहां पे लैंड हुआ करते थे, एक तो होता है इक्ता लैंड, इक्ता लैंड नाम से पता चला है इक्तेदार का है, नोबेल्स को जो इंट्रोड्यूस होता है वो। एक खलीसा लैंड है, खलीसा लैंड का मतलब है जो राजा के पास होता है, जो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सुल्तान के अंडर में। और एक है इनाम लैंड, इनाम लैंड का मतलब है जो राजा किसी भी रिलीजियस लीडर को, मुफ्ती को, इंस्टीट्यूशन को देता है कि भाई लो, ये तो इतनी जमीन तुम्हारे नाम से है, तुम इसमें धर्म का कुछ भी करो, तुम मस्जिद खोलो, मस्जिद बनाओ, वटेवर जो बनाना चाहते हो बनाओ। फिरोज तुगलक ने हॉर्टिकल्चर को इंकरेज करा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। दीवान एक कोही, किसने ये किया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे कि दीवान एक कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, तो इसको याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो कोहली का बहुत बड़ा फैन था, ऐसे याद करना है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, बिन का मतलब वही बिन वाला, जिसमें बीच में बिना रखा है, वो अपने लोगों के बिना, उनके बिना, मतलब ये क्या बोलेगा कि मैं लोगों के बिना, लोग मेरे बिना, बट हाँ कोहली तो मेरे को चाहिए, ऐसे कुछ करके आप याद रखना। दीवान एक कोही किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसके बाद में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, सब ये मेंस के हिसाब से, पूरा मेंस के हिसाब से जो भी इसमें लिख रखा है ये आपको नहीं पढ़ना। अच्छा, सोशल सिस्टम आता है कि जो पर्दा सिस्टम है, पर्दा वो इंडिया में पहले हुआ नहीं करता था। इंडिया में पर्दा सिस्टम लेके कौन आए, अरब और तुर्क इंडिया में लेकर आए, बाद में हिंदू भी इसको फॉलो करने लगे, पहले इंडिया में कोई पर्दा प्रथा नहीं हुआ करती थी। आइए नेक्स्ट। फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 स्लेब थी, नॉर्मल सी बात है। आर्ट आर्टिचर आर्किटेक्चर का होगी तो कुतुब मीनार किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ने। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार का जो इंटरेस्ट है, जहाँ कुतुब मीनार आप घुसते हो ना, तो कुतुब मीनार में घुसते ही एक आपको गेट मिलेगा, उस गेट को बोलता है अलाई दरवाजा। ये किसने बनाया, ये बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो जो अलाई दरवाजा है ये किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, कोटला फोर्ट किसने बनाया, फिरोज तुगलक ने, सिंपल सिंपल से। अब इसमें कुछ और पॉइंट आते हैं इंपॉर्टेंट, कि जो अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो बहुत ही टैलेंटेड बंदा था भाई। अमीर खुसरो ने बहुत कुछ नई चीजें करी, म्यूजिक के फील्ड में, लिटरेसी के फील्ड में। तो अमीर खुसरो ने इंट्रोड्यूस करे नए राग, राग होता है ना सारे गा मा पा, तो नया राग था गोरा एंड सनम। ये किसने इंट्रोड्यूस करा, अमीर खुसरो ने। साथ में ही सितार जो है, सितार जो जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वो भी अमीर खुसरो ने इंट्रोड्यूस करा। कव्वाली जो है, कव्वाली, वो भी अमीर खुसरो की देन है। तो काफी सारी चीजें, गोरा एंड सनम, नए राग है सारे गा मा पा दा से, उसी में गोरा सनम का कुछ होता है म्यूजिक के अंदर, तो हमें तो नॉलेज है नहीं, म्यूजिक वालों को ज्यादा नॉलेज होगी। साथ में फिरोज तुगलक ने एक राग दर्पण करके एक इंडियन क्लासिकल वर्क था, उसको ट्रांसलेट करवाया था राग दर्पण ने, फिरोज तुगलक ने। पीर बुदन क्या है, एक उस समय का बहुत ही आप बोलो ग्रेट बोल दो, सूफी सेंट थे जो म्यूजिशियन के रिलेटेड है। और राजा मान सिंह जो ग्वालियर है, इन्होंने मन कोतल करके एक म्यूजिकल वर्क पे काम करा है, छोटे मोटे पॉइंट दे रखे ऐसे ही, बस हाँ बस ऊपर ऊपर से देख लो बस क्या क्या है। फिर आई जरा लिटरेचर में को देखते हैं। तो लिटरेचर में एक तो ये है कि मिनास उस सिराज ने तबत ए नसीरी लिखी। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, ये थोड़ा सा लैग हो रहा है, अभी वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट को, थोड़ा सा लैग हो रहा है, हो जाएगा, देखो हल्का सा लैग हो रहा है, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। आवाज में लैग हो तो बता देना, ठीक है। आवाज तो ठीक है, आवाज तो ठीक आ रही है, आवाज तो ठीक आ रही है, हाँ। देखो ये है मिनास उस सिराज, तो उसको आप कैसे याद करो, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। तो इसको आप याद करो सिराज से। अब सिराज अभी इंडियन क्रिकेट अगर आप फॉलो करते हो, इंडियन क्रिकेटर में भी एक क्रिकेटर आया सिराज करके, आप याद रखना कि तबाकत, तबाकत का मतलब ताकत, ताकत, ताकत किस में ज्यादा है, सिराज में, तो वो इंडियन टीम तक पहुंच गया। तो तबाकत ए नसीरी, ताकत ए नसीरी वो किसने लिखी,
मिनासो सिरास, ऐसे करके ये आपको आराम से याद हो जाएगी, इजीली याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और पॉइंट इसमें। अभी बोल रहे हैं अमीर खुसरो के बारे में बात हो रही है, अमीर खुसरो के बारे में जिक्र चल रहा है कि अमीर खुसरो ने क्या करा, कि अमीर खुसरो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। तो ही एक्सपेरिमेंट विद सेवरल पोएटिक फॉर्म एंड क्रिएटेड ए न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोएट्री कॉल्ड शबक ए हिंद, ये इंडियन स्टाइल। तो ये आएगा कि शबक ए हिंद या इंडियन स्टाइल क्या है, तो ये नई तरह की पर्शियन पोएट्री की फॉर्म है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करा, अमीर खुसरो ने, सबक ए हिंद। तो मैं अमीर खुसरो के अंदर ही इसको लिख देता हूँ ऊपर, तो इसको ये लिख देते हैं शबक ए हिंद, ये मैंने अमीर खुसरो के अंदर ही लिख दिया, सो दैट आप बाद में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इसने इंट्रोड्यूस करा है। साथ में कुछ और चीजें, अमीर खुसरो का काजिन उल फतू तो पढ़े रखा है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम काजिन उल फतू, ठीक है, ये कब पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मेवाड़ के अंदर। इसने जो बताया था कि मेवाड़ पे जो चित्तौड़ पे जो चढ़ाई की थी उसके बारे में जिक्र है। साथ में एक और है तुलुगनामा, तो तुलुगनामा के अंदर भी इसने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जिक्र कर रखा है, छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, देख लेना, याद हो जाता ठीक है, नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये जरूर इंपॉर्टेंट, जाय नक्श बख्शी, तो जो जिया नक्श बख्शी है, ही वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट संस्कृत इनटू पर्शियन। भाई अभी तक जितने भी लिटरेचर थे संस्कृत में थे, तो संस्कृत को पर्शियन में ट्रांसलेट करने कोई तो बंदा होगा जिसने शुरुआत की होगी, तो वो कौन था, जिया नक्शी नक नक नक्शाबी, जिया नक्शाबी, ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नुसरत शाह ने महाभारत को बंगाली में ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेशन महाभारत में बंगाली, थोड़ा सा ये देख लेना। तो दो तीन छोटे छोटे से पॉइंट आ गए। चलिए यहाँ पे कुछ और दे रखे, कुछ टर्म दे रखिए कि मुतासिब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उलिमा का मतलब क्या होता है। अब ये क्यों दी पता है इस बुक के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है इन टर्म के ऊपर, वो था ये वाला कि फजा फवाजिल का मतलब क्या होता है। तो फवाजिल का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेंज बाय द इक्तिदार। अब क्योंकि यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आरएस में इसके पूछने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। तो जब आप आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सब को एक बार अच्छे से देख लेना, इन टर्म का मतलब क्या होता है, समझ में आता है ठीक है, या तो कोई बात नहीं इसको स्किप कर सकते हो। जैसे मैं मेरा बताऊं तो मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने इसको स्किप कर दिया है, क्योंकि मुझे इसमें आधे से ज्यादा टर्म याद हो ही नहीं रही, तो मैंने कहा अभी के लिए छोड़ दिया, बाद में टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आता 2008 में, उसके बाद यूपीएससी ने आज तक इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो क्या पता आरएस पूछे नहीं पूछे। जैसे मैं यूपीएससी क्वेश्चन दिखाऊँ, कौन सा था जो आया था इसके ऊपर बेस्ड। अच्छा अब क्वेश्चन की बारी आ गया, तो हमने पूरा पढ़ ही लिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था यार, ये लिखा हो यूपीएससी 1998, इतना पुराना क्वेश्चन है, यूपीएससी 1998 कितना पुराना क्वेश्चन है, देखो इतना पुराना क्वेश्चन 1998 में आया था कि फवाजिल का मतलब क्या होता है, फवाजिल का मतलब तो इतना पुराने क्वेश्चन। तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई क्वेश्चन आने के कोई चांसेस है, बट आरएस का कोई भरोसा नहीं, आरएस में फैक्चुअल डेटा ज्यादा आता है, तो हो सकता आ जाए, तो उनको जरा एक बार आप देख लेना। अब हम जल्दी से, हमारे पास 5 मिनट बची है, हम सारे क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और जो इजी क्वेश्चन में खासकर यूपीएससी के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं, आपको मैं टाइम दूंगा, आप आंसर देंगे, जल्दी क्वेश्चन पढ़ो और जवाब दो पहले क्वेश्चन का। रेवेन्यू ये सही है, ये पॉइंट मैं बता दूं, ये सही है ना, अमीर वाला पॉइंट सही है। जो अमीर होते थे, अमीर अमीर का काम यही है, परगना में होते थे, परगना के अंदर हुआ करते थे, परगना के इंचार्ज, और अमीर का काम ये होता था रेवेन्यू कलेक्शन का, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये बात इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन को क्या बोलते हैं, अमीर, ये बिल्कुल सही बात है। बाकी दो देख के बताओ सही है कि नहीं। पता चला, कुछ तो जल्दी आंसर करो, आप टाइम कम है, 4 मिनट बचे हैं, तुम ऐसे करोगे तो कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे, फटाफट करो, टाइम नहीं है। देखो आइए जरा मैं बताता हूँ, देखो इसका जो जवाब है ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तो नो डाउट, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेमेंट बात है ना, इकता सिस्टम एंशियंट इंडिजिनस, तो भैया एंशियंट थोड़ी है सर, ये तो इल्तुतमिश ने इशू किया था, इल्तुतमिश ने इशू किया, मतलब ये एंशियंट नहीं है, ये क्या है, ये मिडाइवल है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। अब आओ, ऑफिस ऑफ मीर बख्शी, सर मीर बख्शी तो औरंगजेब के टाइम में बंगाल बंगाल, ओहो ये तो मुगल के टाइम की कहानी है, तो ये जो मीर बख्शी है ये तो मुगल के टाइम की कहानी है भैया, मुगल, इसमें क्या लिखा हुआ है, खिलजी सुल्तान, गलत है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। आइए जरा दूसरे पाओ, बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अफगान रूल ऑफ द थ्रोन ऑफ इंडिया, सिकंदर लोदी, बहलो लोदी, इब्राहिम लोदी, बताओ। अब सोचो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अब सोचो देखो जो बंदा एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री छोड़ के जा रहा है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कितना बड़ा लॉस है उसका।
अभी पढ़ा था मैं तुमको पहले, सबसे लास्ट में कौन सा था, इब्राहिम लोदी। तो सबसे लास्ट में इब्राहिम लोदी, सबसे पहले कौन है, बहलोल लोदी। तो सबसे पहले बहलोल लोदी, सबसे लास्ट में इब्राहिम, सबसे पहले बहलोल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बीच में सिकंदर है। ये देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक इशूड ए न्यू गोल्ड कॉइन विच कॉल्ड दिनार बाय द इब्न बतूता। ठीक है, एक तो ये वही है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट द ट्रेड विद वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। बताओ क्या लगा आपको, इसने गोल्ड कॉइन क्यों इशू किए होंगे, सोच के देखो। गोल्ड कॉइन क्यों इशू किए होंगे, एक बार सोच तो लो, गोल्ड कॉइन क्यों इशू किए होंगे, क्या जरूरत पड़ी गोल्ड कॉइन इशू करने की। क्योंकि बाकी जो कंट्री है उसके दिनार विनार क्यों लेंगे, मतलब उसके कोई और चीज क्यों लेगी, भाई बाकी कंट्री तो गोल्ड में ही डील करेगी ना। तो एक्चुअल में ये दोनों ही सही है और बिल्कुल करेक्ट रीजन है। ये मैं आपको इसको ऐसे भी हाईलाइट करता हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक जो गोल्ड करेंसी इशू करी वो इसलिए करी सो दैट वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री के साथ ट्रेड को बढ़ा पाए, क्योंकि वो जो कंट्री थी और कुछ लेंगी नहीं, वो सिर्फ गोल्ड में ही डील करती थी, इसलिए गोल्ड कॉइन इशू किए गए थे। तो दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट रीजन, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, बताओ तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन सा था, फिरोज शाह तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, नुसरत तुगलक, नसरुद्दीन महमूद। बताओ लास्ट रूलर कौन था। हाँ, फिरोज शाह तुगलक के बाद में भी आया भैया, क्या गजब कर रहे हो यार, फिरोज शाह तुगलक के बाद बताया नहीं मैंने तुम लोगों को। ये देखो, फिरोज शाह तुगलक मत बोल देना। ये देखो, ये तो था फिरोज शाह तुगलक, यहीं पे खत्म हो गया। फिरोज शाह तुगलक के बाद देखो कौन कौन आया, महमूद खान, गैसुद्दीन तुगलक, अकबर खान, नसीरुद्दीन महमद, और ये आएगा दौलत खान। तो इसमें लास्ट जो था वो दौलत खान था, क्योंकि उस ऑप्शन में दौलत खान नहीं दिया हुआ, तो हमें इससे पहले वाला जाना पड़ेगा, कौन है, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, मोहम्मद। तो इसका जवाब हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो जवाब होगा, आ गया ये नसरुद्दीन महमूद, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउदिन सुल्तान ऐबक डाइट, पता ही है, मुझे चौहान खेलते मर गया था। आलम खान, अच्छा ये बताओ, आलम खान वन ऑफ दोस हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेट योर वॉर्स, कौन था आलम खान जिसने बाबर को इनवाइट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपके सामने, बताओ आलम खान कौन था जिसने बाबर को इनवाइट किया था। अंकल था, कजिन था, बाप था जलाल खान का, कौन था। बिल्कुल सही बात है, ये इब्राहिम लोदी का चाचा था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, चाचा था। ये तो पढ़ लिया कि उर्दू किसने स्टार्ट किया, अमीर खुसरो ने। ये बड़ा आसान है, मतलब बड़ा आसान है, अमीर खुसरो, क्योंकि बाकी सब जो बहुत मॉडर्न टाइम के हैं। अच्छा ये बता, द किंग वाज फ्री फ्रॉम हिज पीपल, दे वर फ्री फ्रॉम पीपल, ये किसने बोला, बदायूं ने किसके बारे में बोला। लोग, ये अपने राजा के बिना, राजा अपने लोगों के बिना। बिल्कुल नहीं, गलत जवाब दे भाई, मैंने बना बिना तो बताया था ना, बिना का मतलब क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक बिना, तो ये उसके मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 9, सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रिपोर्टेड टू हैव बीन बिगेस्ट कैनल, बताओ सबसे बड़ी कैनल किस सुल्तान ने बनाई इस समय। इल्तुतमिश, गैसुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बताओ। बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, राजवाही करके थी फिरोज शाह तुगलक। फवाजल के बारे में बोल दिया। अच्छी बताओ, तुगलकाबाद फोर्ट, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी, आपको इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो मैं बोला अब बताओ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ कि पहले कौन बना होगा, सोच दिमाग लगाना, दिमाग लगा के बताना। हालांकि मैंने तुमको पहले ही क्वेश्चन दे रखा है, दोबारा पूछ रहा हूँ। कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी, तुमने पूरा पढ़ लिया है। बताओ पहले कौन, बाद में कौन आया हुआ। ठीक है, सही बात है, पहले कुतुब मीनार बना होगा, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर लोधी डायनेस्टी आई, फिर मुगल डायनेस्टी आई, इस तरह से, तो 3 1 2 4। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब। एट द फर्स्ट तुर्की एडमिशन इंडिया वाज, ये तो पहले हम कर चुके हैं पहले, सही है। ये भी हम पहले कर चुके हैं। कुछ मेंस के क्वेश्चन देखो, किस तरह के मेंस के क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री ऑप्शन में। डिस्कस द ब्रीफ द लैंड रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली में, कि लैंड रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो लैंड रेवेन्यू वही अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि 3 तरह के लैंड हुआ करते थे, इनामी लैंड, खालिसा लैंड और जो इख्तास लैंड। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू वाला सिस्टम हो गया। जुडिशियल सिस्टम में आओगे तो सबसे ऊपर सुल्तान होता था, सुल्तान के नीचे आओगे तो आप प्रोविंसेस के अंदर आओगे, प्रोविंसेस के अंदर आओगे तो उसके अंदर भी आओगे तो सक्स आएंगे, उसके अंदर आओगे नीचे तो आपको परगना आएंगे, परगना के अंदर विलेज आएंगे, वहां पे जुडिशियल काम कौन करेगा, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो वही पूरा छापना है इसके अंदर। नेक्स्ट है, बरानी के ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर चुके हैं। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, मैं चाहता हूँ ये भी हम अभी यहीं पे कर लें, अभी कभी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दो, सोच समझ के देना। बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। सामने लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क, ये तो तुम्हें देख के समझ में अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क, सर ये तो कैनल के साथ था ना, जो जिसने लंबी कैनल बनाई थी उसके साथ था, हाँ ये उसी के साथ था।
मार्केट रिफॉर्म ऐसा ही तो पता है मुझे। शिफ्टेड कैपिटल टू दौलताबाद, अरे ये तो उस कंजूस कंजर ने 5 गलत काम किए थे, ये तो वही था। उसमें दौलताबाद लोगों को लेके गया, फिर वापस दोबारा दिल्ली लेके आ गया। जल्दी बताओ आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा फास्ट करो यार, मेरा काफी टाइम लग रहा है इसमें। हम्म, ठीक है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी, तो ए का हो जाएगा 4। तो ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में, सी, खत्म कहानी, बाकी पे जाने ही नहीं। ठीक है, बाकी पे जाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, ए का 4। फिर भी आप देख लो, तो मैं बताऊंगा पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये किसी थी, बलवन की थी। मार्केट रिफॉर्म्स को अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया। शिफ्टेड कैपिटल टू दौलत, ये किसने किया, ये किया था भैया फिरोज शाह तुगलक ने। नहीं, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया थी, ये तो अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क, ये फिरोज शाह तुगलक है। अच्छा, अगला आप कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द सजदा एंड पबोसा। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ऐबक डाइड किलिंग चौगान। इल्तुतमिश कंस्ट्रक्ट द कोवल मॉस्क एट दिल। बताओ सेकंड आंसर दो, जितना तुमको याद होगा उसके बेसिस पे। ये बिल्कुल इतना एकदम पता चल जाएगा तुम्हारा आई की पावर कितनी, कितना तुम कैच किया मेरे पढ़ाई में से इंस्टेंट पे। हम्म, ठीक है। तो जो फर्स्ट है इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस सजदा अबूबकर, ये गलत है, ये इल्तुतमिश ने नहीं किया था, ये किया था बलवन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर, सही बात है। ऐबक डाइड, सही बात है। इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड कुव्वल इस्लाम, नो, गलत बात है। इल्तुतमिश नहीं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। ऐबक वाज नोन एज लाख बख्श। इल्तुतमिश शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द इक्तिदाई सिस्टम। बताओ क्या होना चाहिए। थर्ड का ऐसा आप जो आंसर दो, असल में थर्ड का है, थर्ड का भी है, ऐसा ए बी सी मत लिखो, जो भी लिखो उसमें लिख के दो मुझे। थर्ड का आंसर पता फटाफट क्या है। कार्तिक सही है। बाकी लोग भी आंसर करो बताओ। देखो, ऐबक वाज दी नोन एज लखपत, बिल्कुल ठीक है, ऐबक डोनेशन करता था। इल्तुतमिश ने कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी, ये बात भी सही है। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस इक्तिदाई सिस्टम, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ऑल हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इल्तुतमिश सेव्ड द दिल्ली फ्रॉम द वॉर्स ऑफ द चंगेज खान। इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। बट देखो, इल्तुतमिश के बारे में ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, बट उसने डिप्लोमेटिक तरीके से सेव किया था। ठीक है, इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, ये बात बिल्कुल भी ठीक है। बलवन वाज ए वीक रूलर who depended on the noble for everything. रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम फीमेल रूलर, ये बात भी ठीक है। बलवन वीक नहीं था, बलवन ने तो सारे सारे नोबल को निपटा दिया था, ये वाला सी। चलो अगला, पांचवें जवाब दो। तारीख ए फिरोज शाही। अब ये तो तबकत, तबकत याद कर लो, तबकत, ताकत, ताकत, ताकत। किताब ए उल्ड, ये सबसे पहले वाला किताब लेकर आया था सबसे पहले, अलबरूनी। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही और काजिन उल फतूह। अब आराम से आप जवाब दे पाओगे बहुत इजीली। बताओ आंसर 5 का। बिल्कुल। देखो, तबकत क्या है, ताकत, ताकत तो सिराज में थी, तो ये हो जाएगा। अच्छा, तारीख ए फिरोज शाही से तो बरानी ने लिखा था, ठीक है। काजिन उल फतूही से काजिन उल फतूह लिखा था आमिर खुसरो ने। किताब उल हिंद लिखा था अल बुरूनी ने। तो वन का तो वन ही है, वन का तो वन ही है। अच्छा ठीक है, देख लेना, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ये हम कर ही चुके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई ही, ये भी हम कर चुके, बलवन के बारे में जिक्र हो रहा है। व्हाट इज द करेक्ट प्रोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी हम कर चुके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये अब पढ़ो पूरा वाला। क्वेश्चन नंबर 9 का। मलिक कफूर वाज ट्रस्टेड, लड़ाई दो, ये हो गया। गैसुद्दीन तुगलक हैड ट्रबल रिलेशन विद द संत निजामुद्दीन औलिया। खान ए जहां मकबूल वाज एन एबल वजीर ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। बताइए। अच्छा, ऑप्शन तो दिखी ना आपको, सॉरी, ऑप्शन तो दिखी रहे, फिर भी अब नहीं देखे तो भी ट्राई करेगा। हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने एक ब्राह्मण तेलुगु कन्वर्टेड था, उसको अपना पीएम बनाया था, वजीर बनाया था, उसका नाम था खान ए जहां मकबूल। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ में कंप्लीट दिल्ली सल्तनत मेरी खत्म होती है एक ही वीडियो में, लगभग 40 80 90 मतलब लगभग 1.5 घंटे का वीडियो, पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म। ठीक है भाई, चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुगल डायनेस्टी के बारे में, जो मिडाइवल की मुगल डायनेस्टी, बाबर, अकबर, फिर शाहजहां, जहांगीर वगैरह।